सोमवार यानी कि बड़े एक्शन का दिन और आज का बड़ा एक्शन तेजी की तरफ। जी हां, 14,500 को हमने छुआ, देखा, पार किया, टिके और काफी वक्त बिताया भी। अब आखिरी 1.5 घंटे में हम हैं उसके बेहद करीब। तो बड़ा सवाल अब बचे हुए समय के लिए यह है कि क्या आज 14,500 के ऊपर बंद होकर एक ब्रेकआउट की तैयारी करेंगे या फिर वहीं रेंज में अटके रहेंगे। बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड और करेंगे कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और कुछ सेक्टर्स हैं बाजार में जहां पर आ रहा है दमदार एक्शन। हमारे गेस्ट की, अनिल जी की ढेरों कॉल्स हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए दिख रहे हैं, तो उन पर सर से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब 1.5 घंटे का एक्शन कैसा रह सकता है। बताएं सर, उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? निफ्टी 130 अंक चढ़कर 14,475 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंकों से अच्छा खासा सहारा मिला है निफ्टी बैंक। ये है मजबूत 600 अंकों की मजबूती के साथ 32,300 के पास, 32,500 के पार भी निकला था। और फार्मा शेयरों में आज जरूर बिकवा लिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। खाली फार्मा इंडेक्स ऐसा है जो 1% नीचे है, बाकी सारे सेक्टर्स में हो रही है खरीदारी। रियल एस्टेट, मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत है, 3% मजबूत है यहां पर। सेल आज का टॉप गेनर 8% की तेजी के साथ। डाउ फ्यूचर से सपाट और यूरोप में भी सुस्त कारोबार, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती, भारतीय बाजारों में चुस्ती। यह है दीप अब तक का ट्रेड। बिल्कुल, और जो चुस्ती आ रही है, जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आज सुबह आपको याद होगा अनिल जी, आपको कह रहे थे कि 14,575 600 तक निफ्टी जा सकता है। वैसे ही हमने होते हुए देखा, 32,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को जाते हुए देखा है और उन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो अपनी गेन्स को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में आया है जबरदस्त एक्शन, 5% ऊपर है आईसीआईसीआई बैंक, और इसकी वजह से बाकी प्राइवेट बैंक शेयर्स पर भी आप नजर डालिए, क्योंकि वहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है, स्पेशली वो बैंक्स जिनके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। साथ ही मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। बाकी सारे सेक्टर से भी सपोर्ट इस समय बाजार को मिल रहा है। सर, आज अभी क्लोजिंग के लिए बाजार पर एक्शन पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, उससे पहले जो आज आपने जबरदस्त सेल स्टील अथॉरिटी पर कॉल दी थी, उस पर नजर डालिए। पहला टारगेट तो आपका हिट हो गया और ट्रिपल डिजिट में सेल का स्टॉक आते हुए दिख रहा है, फिलहाल 100 के लेवल्स पर 8% ऊपर। बिल्कुल दीप, और अभी भी इसे होल्ड करना चाहिए, मेरा ये समझना है। मेटल शेयरों की तेजी लंबी है, बड़ी है और आगे भी चलेगी। एक गलती हमने शुक्रवार को की थी जेएसपीएल को शॉर्ट करने की, और इसीलिए आज सुबह सुबह हमने कहा भी कि एक बार आप सुबह सुबह जहां वहां खुला 140 रुपए के आसपास, 138 के आसपास तुरंत प्रभाव से निकल जाएं, क्योंकि शॉर्ट में बने रहने में समझदारी नहीं है। और तो कभी कभी कॉल सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, लेकिन ठीक है, आज सेल वाला कॉल थोड़ा सा सही हुआ है, तो आई एम श्योर कि अगर कुछ लोगों को नुकसान हुआ होगा जेएसपीएल में, तो आज उसकी भरपाई हुई होगी। लेकिन ओवरऑल एक बात साफ है, मेटल्स में बड़ी तेजी है। दूसरा स्टॉक दीप जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं मेटल्स में, वो है वेदांता। 240 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। जब इनका बायबैक ऑफर प्रोमोटर्स का बंद हुआ, उसके बाद स्टॉक थोड़ा करेक्ट होकर 220, 22, 23 की रेंज तक पहुंचा था, तो लोगों को काफी लग भी रहा था कि अरे अब क्या वापस ठंडा हो गया। लेकिन आप एक चीज निश्चिंत रहिए कि स्टॉक्स, ये जो मेटल हैं, हर एक गिरावट में खरीदारी का मौका दे रहे हैं। लंबी तेजी है, बड़ी तेजी है, और सेल के लिए आप आराम से 120, 125 रुपए के टारगेट लेकर चलें। कोई चिंता न करें, कोई हड़बड़ी न करें, कोई जल्दबाजी न करें, आपको वो टारगेट्स मिलेंगे। आपको वेदांता पसंद है, वेदांता आराम से रखिए, 250, 300, 325, जो टारगेट आप देखना चाहें आराम से वो आगे पीछे मिलेंगे। टाटा स्टील आपको अब भी होल्ड करना चाहिए। तो मेटल्स सदाबहार तेजी में है और उस लिहाज से उसका आपको डेफिनेटली फायदा उठाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है दीप, जो ट्रेडर्स हैं वो अपना दिन के हिसाब से जो आपको टारगेट स्टॉप लॉस रखने हैं वो आपको दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर के तौर पर देख रहे हैं तो फिर से खरीदें। इसको पता दीप, ये आज एक दिन के लिए बाहर निकला, अभी आशीष ही बताएंगे 3 बजे घूम फिर के वापस बैंड में चला गया, तो आपको तो मालूम ही है ये हार्डली कभी कभार बैंड से बाहर निकलता है। हाँ, एक ही चीज अच्छी कि इस बार अगर चला भी गया तो 3 ही दिन के लिए जाएगा, गुरुवार को तो इसको निकलना ही है, शुक्रवार को जब पहला दिन होगा। तो ओवरऑल बैंड से बाहर निकला है, वो भी मेटल्स में जो बड़ी तेजी हो रही है। अक्टूबर डिलीवरी के जो फ्यूचर्स हैं जो चाइना में ट्रेड हो रहे हैं, वो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 4, 4.5% की वहां मजबूती है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां तेजी रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। जी दीप।
बिल्कुल सर, तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है, मेटल स्टॉक्स पर नजर रखिए और मोमेंटम का फायदा जरूर उठाइए। सर एक छोटा सा सवाल, मार्केट्स पर भी अच्छा एक्शन है, सुबह के हाई को क्रॉस नहीं किया है बट वो गेन्स को होल्ड कर रहे हैं और लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं सर, जो आपने सुबह हाईलाइट करी थी। अब यहां से क्लोजिंग तक और एक्शन आएगा या थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है? जी देखिए, मेरा टारगेट 14,550 14,600 के आसपास का है। 575 600 बस डन फॉर द डे। और सुबह 11 बजे जब हम शो खत्म कर रहे थे तब भी मैं यही कह रहा था कि मेरे हिसाब से आज के लिए हो गया। अब फ्रेश तेजी आपकी 14,600 को पार करके टिकने पर बनेगी। अदरवाइज ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड 14,250 14,350, बहुत ज्यादा माने तो 14,150 मान लीजिए, लेकिन 14,200 14,300 मान लीजिए राउंड फिगर में, वो ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड है। ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड 14,500 14,600 है, तो आप हायर एंड पर आ चुके हैं। यहां पर खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, ये मैं कह रहा था। और यही वजह आपने थोड़ी देर पहले देखा भी कि बाजार आपको थोड़ा नीचे में 14,450 तक भी आपको मौका देते हुए दिखा, वहां से थोड़ी रिकवरी हुई। तो अब गिरावट में खरीदिए। खरीदना ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चिंता वाली बात या बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट ही कर डालें सब कुछ, वैसा नहीं है। लेकिन आप जितना 14,550 14,600 की रेंज में खरीदेंगे उसके उतना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंडेक्स में कम फेवरेबल होगा। और वही हाल बैंक निफ्टी का भी है। 32,500 के आसपास खरीदे पर आजकल फाइनल टारगेट खरीदारी की जो राय दी थी उसमें सबसे ज्यादा लास्ट टारगेट जो था वो 32,575 का था, वो आ गया। तो कभी वो कहता था कि जब टारगेट आ जाए तो ज्यादा लालच न करें, फिर उसके बाद है ना छोड़ दे। अभी भी देखिए दीप, समस्याएं सारी कोई ऐसी खत्म नहीं हुई है। न कोरोना के बढ़ते हुए मामले खत्म हुए हैं, न कोई ग्लोबल मार्केट्स बहुत दौड़ लगा रहे हैं, न कोई एफआई ने भर भर के खरीद लिया है। ठीक है, जो लोग 3 हफ्ते 3 महीने 3 साल का देख रहे हैं वो खरीद रहे हैं, जो लोग 3 घंटे और 3 दिन का देख रहे हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं या वो बेच रहे हैं। तो दोनों अलग अलग तरह के व्यू वाले हैं। शॉर्ट टर्म व्यू वाले अलग हैं, लॉन्ग टर्म व्यू वाले अलग हैं। तो आज लॉन्ग टर्म व्यू वाले भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपको खरीदना है, लेकिन अपने लेवल से अपने आराम से आप इंतजार करें। या तो 14,600 के ऊपर का ब्रेकआउट होने दे क्लोजिंग बेसिस पर, तब और दम लगा के खरीदें 200 से 300 पॉइंट की तेजी के लिए, या फिर यहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करें 14,550 14,600 की रेंज में, इंतजार करें नीचे आने का, फिर वापस लेंगे। जी दीप। ओके सर, तो ये है आपके लिए बाजार का पूरा मूड माहौल इस समय, और अब से लेकर क्लोजिंग तक किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट करना है। आइए इस पॉजिटिव मोमेंटम में थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे उन्हें कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। पर उससे पहले आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए अहम इवेंट्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर नजर है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजे एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, इन पर फोकस है। मैग्मा फिनकॉर्प ओपन ऑफर आज क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएगा, दाम 70 रुपए प्रति शेयर है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर बायबैक का आखिरी दिन है, दाम इसके 320 रुपए प्रति शेयर है। वहीं सागर सीमेंट सब्सिडरी के मर्जर पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स निफ्टी में मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया के नंबर्स पर फोकस रहेगा। वायदा बाजार में टीवीएस मोटर, एचडीएफसी एएमसी, निपॉन लाइफ, यूबीएल के नतीजों पर नजर रहेगी। साथ ही कल यानी कि 27 अप्रैल से 10 मई तक आरती ड्रग्स का 60 करोड़ का बायबैक भी खुलने जा रहा है। बायबैक प्राइस 1,000 रुपए प्रति शेयर तय की गई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर हमारा फोकस रहेगा। शाल्बी, फेडरल, मुगल, हैथवे केबल के ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए कल खुलेंगे। आज नॉन रिटेल के लिए खुले हैं, कल रिटेल के लिए खुलेंगे। वहीं बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों पर फैसला कल लेने जा रहा है। एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू होगी। बुधवार के दिन निफ्टी में बजाज फिनसर्व, वायदा बाजार में बायकॉन के नतीजों पर नजर है। बीएमएल जमीन बिक्री एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख होगी। साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए 18 साल के ऊपर वालों का रजिस्ट्रेशन जो है वो बुधवार के दिन से यानी कि 28 अप्रैल से शुरू होता हुआ दिखेगा। ब्याज दरों पर यूएस फेड का फैसला आएगा और जो बाइडेन यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो ग्लोबल इवेंट्स भी हैं जिस पर नजर रहेगी। ओके, तो ये हैं वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर अगले 2 दिनों के लिए। नजर रखनी है वागले साहब पे, तैयार है अपने बेहतरीन कॉल के साथ बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने, मुझे याद है, सेल पहले 5-10 मिनट में किया था और हमारे कुछ क्लाइंट ने लिया था, तो मैंने जो उनको लेवल्स दिए मैं सारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि कॉल आपका है, कॉल मेरा नहीं। हाँ, प्लीज प्लीज। अरे सर, प्लीज प्लीज जरूर।
हाँ, क्योंकि अनिल जी सेल का लॉट 19,000 का है और हमारे कुछ HNI क्लाइंट को एंट्री 96 में मिली है, जो मैं समझता हूँ सारे क्लाइंट्स को, हमारे दर्शकों को मिली होगी 10-20 पैसे ऊपर नीचे। और इसका पहला टारगेट 100 था जो ऑलरेडी आ गया मेरे हिसाब से, FNO के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से। दूसरा टारगेट हमने 105 का दिया है, जिसके लिए होल्ड करें। और अभी आपको स्टॉप लॉस रखना है 98.50, तो एक लॉट पे ऑलरेडी 75,000 बन गए हैं, क्योंकि 19,000 का लॉट साइज। तो अभी हमने एडवाइस दिया 105 तक के लिए वेट करें, जो कल मुझे लगता है आना चाहिए। और 98.50, 98.20 इसके आसपास स्टॉप लॉस रखें, जो भी इन द मनी है। तो ये 10% की मूव हो गई 1 से 2 दिन में। मेरा जो स्टॉक अभी है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से स्टॉक ऑफ द वीक हो सकता है। स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस, 1180, 1182 के करंट भाव पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये एक बड़ी मूव के लिए तैयार है। आपको 1167 का स्टॉप लॉस रखना है, 12-13-14 रुपए नीचे। और ऑन द अपसाइड 1220, 1230, 1240 तक ये स्टॉक ये कमिंग हफ्ते नहीं है, एक्सपायरी तक का कॉल है। ओके, तो ये आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। इस वक्त 1167 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर करें खरीदारी। 1220, 1230 और 1240 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, और वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए खबरों वाले शेयर। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, सबसे पहले तो हेरनबा इंडस्ट्रीज, यहाँ पे गुजरात में इस कंपनी ने इंडस्ट्रियल प्लांट जो है एक नया वो खरीदा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 के करीबी प्लांट जो है उसको खरीदा गया है इस कंपनी के। आईओसी ये कंपनी अभी भी ऑर्डर दे रही है। 45 करोड़ के ऑर्डर इसने मैरी टेक्नोमोंट को दिए हैं। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा यूरोप में एक नेजल स्प्रे के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। माइंडट्री यूपीसी इंश्योरेंस के साथ इस कंपनी ने डिजिटल सर्विसेज के लिए एक करार कर लिया है। वेदांता कोजेंसीज के हवाले से एक खबर आई है कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए टूटिकोरिन का जो प्लांट है उसको खोला गया है। 4 महीने तक ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए इस प्लांट को खोलने की इजाजत मिल चुकी है। तो वेदांता के लिए एक बड़ी खबर है। बीजीआर एनर्जी, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला था टैंक गेटको से, वो करीब 4,442 करोड़ के आसपास का ऑर्डर था। वो ऑर्डर दरअसल रद्द हो चुका है। बैंक गारंटी नहीं देने के कारण ये ऑर्डर रद्द हुआ है। हालांकि कंपनी ने इसके खिलाफ केस भी दायर किया है। और सबसे आखिरी में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यहाँ प्रमोटर्स की तरफ से प्लेस शेयर रिलीज किए गए हैं। करीब 34,16,000 शेयर जो है उनको रिलीज किया गया है। तो प्लेस शेयर रिलीज की खबर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए हमारे गेस्ट के साथ भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनके फोकस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं और कहां पर मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त एक्शन है इस समय बाजार में। किरण जी, बंसल साहब, सचित जी, वागले साहब और ऑफकोर्स अविनाश गोरक्षकर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीवीएस मोटर्स से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां पर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। किरण जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा इसके चार्ट देखिए, नतीजों का भी इंतजार है। आई थिंक कल आने वाले हैं इनके नतीजे, और उससे पहले मोमेंटम आ रहा है। ऑटो स्टॉक्स में आज एक बाउंस बैक थोड़ा दिख रहा है। अब शॉर्ट कवरिंग है या एक्चुअल मोमेंटम है वो देखना पड़ेगा, बट टीवीएस मोटर्स को कैसे देखते हैं सर? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जो हमने करेक्शन देखा है 650 से लेके 520 तक, उसका एक पुल बैक रैली देखने को मिल रहा है। मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक में। मुझे लगता है कि ये पुल बैक रैली ऑन द बेस्ट केस सिनेरियो 570 तक ले जा सकती है। तो इधर से 570 तक के टारगेट्स के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 538 का। ओके, तो 538 का स्टॉप लॉस है। 570 के ऊपर ही काउंटर जाते हुए देख सकता है। ऑटो स्पेस पर नजर रखिए, आज काफी सारे ऑटो स्टॉक्स आपको एक अच्छा बाउंस बैक दिखा रहे हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। जरा बाटा इंडिया के चार्ट्स देखिए, इस पर भी अच्छा मोमेंटम अभी अभी आते हुए दिखा है। 2.5% ऊपर है स्टॉक। बाटा के चार्ट्स क्या कह रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक बाउंस बैक मूवी होनी चाहिए। इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी समय के बाद काटा है एंड वहाँ पर एक अच्छी प्राइस एक्शन स्टेबल हो रही है। बट मुझे लग रहा है ऊपर अराउंड 1365 1350 इस पर्टिकुलर रेंज में कहीं जाकर इसमें एग्जॉशन आना चाहिए। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो फिलहाल यहाँ से लगाना चाहिए आपको 1320 के आसपास। बट मुझे लग रहा है एक मेयर बाउंस बैक होगा एक काफ़ी बड़े डिक्लाइन के बाद। तो
लगभग 1350-60 एक एग्जिट का लेवल होगा अगर ये बाउंस बैक मैच्योर हो जाता है तो। ओके, तो ये है आपके लिए बाटा इंडिया। थोड़ा बाउंस बैक चल रहा है, एक्सपायरी का हफ्ता है तो थोड़ा उस हिसाब से भी आप मूवमेंट ध्यान से देखिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो काफी सारे स्टॉक्स पर भी आपको ऐसा ही मूवमेंट आते हुए दिखेगा। एम्फेसिस ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हालांकि आज आईटी में जरूर सुस्ती बनी हुई है, बट उसके बीच में एम्फेसिस पर नजर रखिए, इस काउंटर पर एक अच्छा मोमेंटम है। बंसल साहब, एम्फेसिस के चार्ट जरा आप देखकर बताएं, यहां से और मोमेंटम बनते हुए देखते हैं। देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है इसका और इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला था, बट ऊपर से करेक्शन देखने को मिली है। और ऊपर में स्टॉक के लिए हम देखें तो 1800 के अराउंड काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस निकल के सामने आया है। तो दीपांशु, एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे नई खरीदारी के लिए, और जिन्होंने खरीदा हुआ है वो भी यहाँ पर 1725 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। 1725 के नीचे जाता है तो जिनका भी इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पोजीशन है उनको निकल जाना चाहिए। ओके, तो 1725 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बट नजर रखिए अब थोड़ी मुनाफा वसूली एम्फेसिस में आपको आती हुई दिख रही है। क्लोजिंग शो का के लिए सचिन जी की एक कॉल आ रही है, तो बिगुल बजाते हैं बीटीएसटी का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, खरीदारी करनी है एसबीआई लाइफ इस पर्टिकुलर काउंटर में। शुक्रवार के सेशन में भी हमने इसमें एक लॉन्ग इनिशिएट किया था। टारगेट ऑन दी अपसाइड जो पोजिशनल के लिहाज से दिया था वो लगभग अराउंड 960 के आसपास का था, तो उसी टारगेट को इंटैक्ट रखना है। एंड स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगाना चाहिए आपको 931 के आसपास का, एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए एसबीआई लाइफ में। ओके, टारगेट एक बार फिर से बताएंगे सचिन जी। टारगेट होगा 960 का, स्टॉप लॉस होगा 931 का। ओके, 960 का टारगेट, 931 का स्टॉप लॉस। नजर रखें एसबीआई लाइफ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अविनाश जी भी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, हमने देखा पिछले हफ्ते आईसीआईसीआई प्रू नतीजों के बाद अच्छी रैली आई जो अभी तक मोमेंटम मेंटेन कर रहा है। आज एचडीएफसी लाइफ के नतीजों का इंतजार है। क्या एक्सपेक्टेशन है सर एचडीएफसी लाइफ से, और एज अ इंश्योरेंस पैक क्या राय देंगे इस समय आप? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ के नतीजे काफ़ी ठीक ठाक आएंगे। मेरे ख्याल से जो नंबर सभी को वॉच करना चाहिए वो मेरे ख्याल से अभी जो कोविड का पैंडेमिक हो गया है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स होने की संभावना है। आने वाला जो क्वार्टर रहेगा अप्रैल मई जून, यहाँ पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल जो ग्रॉस प्रीमियम है प्लस जो जो परसिस्टेंसी रेट है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छी खासी स्टेडीनेस और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कहीं भी स्टॉक में अगर थोड़ी सी कमजोरी आती है, अगर पॉसिबली क्लेम्स को लेके थोड़ा सा कॉशन मैनेजमेंट साउंड करता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। विद इन द इंश्योरेंस पैक हमको लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ ये दो विकल्प ऐसे हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ, इस पर आप रखें नज़र। ये आपके लिए एक मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, यहाँ पर फोकस रखिए। एचडीएफसी लाइफ नतीजों का इंतजार है, एसबीआई लाइफ पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको राय आती हुई दिख रही है। पर एक बार ब्रिटानिया, इस पर भी रखते हैं नज़र। इसके आने वाले हैं नतीजे और कल आएंगे इसके नतीजे। उससे पहले एक बार अनुमान जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए। वरुण, बताएं ब्रिटानिया के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? डेफिनेटली दीप, देखिए नतीजे तो अच्छे रहेंगे क्योंकि लॉकडाउन में हमें बिस्किट खाने की आदत लग गई है और वो आदत अभी तक छूटी नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो हमारा अनुमान है कि कंपनी की कुल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 7 से 8% के आसपास रहेगी। हालांकि लो बेस का भी यहाँ फायदा मिलने वाला है तो उसकी मदद भी कंपनी को मिलेगी। और देखिए वैसे भी बिस्किट की डिमांड जो है वो ऑलरेडी प्री कोविड लेवल तक पहुंची चुकी है। रेवेन्यूज करीब 8% के आसपास बढ़ेंगे, 3100 करोड़ के आसपास से आने वाले हैं। एबिटा यहाँ करीब 22% के आसपास का जंप होगा। नो डाउट जो कमोडिटी की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन इस कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर में प्राइस हाइक ली थी, तो जो क्यूमुलेटिव प्राइस हाइक है वो करीब 2.5% के आसपास है साल दर साल, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए एबिटा जो है वो करीब 22% बढ़ेगा। एबिटा मार्जिन जो है 15.8% से बढ़ के करीब 17.9% पे आएंगे, यानी कि कंपनी के एबिटा मार्जिन भी सुधरेंगे और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 21% का जंप आएगा, 450 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। तो इस बार के नतीजे तो कंपनी के अच्छे रहेंगे, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, खासकर जिस तरह से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही है उसको कंपनी कैसे प्ले करती है, और साथ ही साथ अब जो लॉकडाउन लगे हैं
तो उसमें डिमांड और कितनी बड़ी है, ये सब मैनेजमेंट से जानना काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है। अविनाश जी, ब्रिटानिया पर कोई राय सर, क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, और आगे की कमेंट्री कैसी रह सकती है कंपनी की? दीपांशु, ब्रिटानिया में नंबर्स काफी स्ट्रांग आएंगे। आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 9% कंफर्टेबली फोर्थ क्वार्टर में आने की अपेक्षा रहेगी। प्लस इन्होंने काफी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। रही बात आउटलुक मार्जिन्स के ऊपर और वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि अगर कोविड के केसेस में एंड तक पीक आउट होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी को कोई दिक्कत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। अभी भी ग्राउंड लेवल पे हमने सुना है कि ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पे कंपनी का नहीं हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि निवेशकों के पास, जिनके पास शेयर है, वो डेफिनेटली होल्ड करें, और मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, रिजल्ट्स के बाद एक पोजीशन ली जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया। एक बार नतीजा आने दीजिए, फिर यहाँ पर एक फ्रेश पोजीशन आप ले सकते हैं, बट नजर रखिएगा इस काउंटर पर आगे किस तरह का मूवमेंट बनते हुए दिख सकता है। ब्रिटानिया एफएमसीजी के लिए एक अच्छा क्यू मिलेगा, एक दिग्गज एफएमसीजी जब नंबर्स लेकर आएगी, किस तरह का एक्शन बन रहा है। इस बीच इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी नजर रखिए, थोड़ा मोमेंटम इस स्टॉक पर भी आपको बनते हुए दिख रहा है। तो एक मूवमेंट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी आ रहा है। अब यहाँ से और ऊपर जाता है कि नहीं देखना पड़ेगा। वागले साहब, 180 पर इंडिया बुल्स हाउसिंग थोड़ा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, सस्टेनेबल है सर जिस तरह से ये 160 से बाउंस बैक शुरू हुआ है इस पे? दीपांशु 188 के पार निकलेगा तो मैं कहूंगा ये 205, 207, 208 तक जा सकता है। यहाँ भटक सकता है 186, 187 में। थोड़ा सा मैं वेट करूँ। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग पर, बट मोमेंटम इस पर बनते हुए दिख रहा है आपको। इंटरेस्टिंग ट्रेड है जहां तक इस काउंटर का सवाल है। पीएसयू बैंक्स में आज एक बढ़िया ट्रेड बनते हुए दिखा है। एसबीआई, किरण जी, एसबीआई पर क्या राय देंगे? 3% ऊपर है, क्या अब 350 की तरफ भी एसबीआई मूव करते हुए दिख सकता है या फिर उससे ऊपर? दीप, एसबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 340 का लेवल है। आपके लॉन्ग पोजीशंस होने चाहिए 340 कैश मार्केट के लेवल्स है, और जब तक इसके ऊपर है मुझे लगता है कि 360, 365 तक के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई 350 के ऊपर जाने की तैयारी में ये काउंटर आपको बनते हुए दिख सकता है। पीएसयू बैंक्स अच्छी रिकवरी आ रही है, प्राइवेट बैंक से भी एक बढ़िया मूव आते हुए दिख रही है। एक स्पेस जो हम आपको कई दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स ने आपको यहाँ पर एक अच्छी रिकमेंडेशन दी है, और डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, इसके बारे में आज सुबह हमने बात भी करी थी। शुगर स्टॉक्स यहाँ पर नजर रखिए, और शुगर में क्या एक्शन बन रहा है आइए जानते हैं। एक बार कुशल हमारे साथ जुड़ हैं शुगर में एक्शन बताने के लिए। कुशल बताइए, एक्चुअली कुशल के पास मैं जाऊं उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आती हुई दिख रही है। कर्नाटका में 14 दिनों के लिए एक सख्ती बढ़ाई जा रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया है। कल रात 9 बजे से सख्ती बढ़ाने का ऐलान किया गया है। तो लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बट ऑलमोस्ट वैसी ही टाइप की सिचुएशन आपको बनती हुई दिख रही है। 14 दिनों के लिए सख्ती बढ़ाने का ऐलान कर्नाटका में कर दिया गया है। तो अनिल जी, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, और आज मैं देख भी रहा था सर कि अब जो एक्टिव मामलों की संख्या है वो बैंगलोर में मुंबई से ज्यादा है। तो महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटका के जो मामले हैं वहां पर नजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है सर। बिल्कुल, और दीप, अब इस तरह की खबरों को आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना चाहिए बाजार के लिए, और वो इसलिए क्योंकि जब आपको, हमें सबको ये पता है कि कोरोना को काबू में करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय है कि इसे फैलने न दें, और सिमिलरली महाराष्ट्र की तरह ही जो सिस्टम महाराष्ट्र में है वही केरल में लागू होने जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या है, अभी आपको एसेंशियल सर्विसेज जो भी चाहिए, यानी कि आपको फल खरीदने, सब्जियां खरीदनी, दूध चाहिए, खाने पीने के सामान चाहिए, तो सुबह 7 से 11 4 घंटे के लिए आपको मिलता है। एग्जैक्टली वही चीज अब वहां पर भी की जा रही है। 7 से 11 4 घंटे होगी, और जरूरी समय शायद सुबह 6 से 10 है, 7 से 11 के बजाय सुबह 6 से 10 उन्होंने की है। तो बस सिंपल है, यही तरीका मुंबई में, महाराष्ट्र में काम आया है
यही तरीका उम्मीद करें कि कर्नाटक में भी काम आता दिखेगा और बजाय इसके कि कंप्लीट लॉकडाउन करके लोग बिल्कुल ही अपने जरूरी चीज़ों को ना खरीद पाए, उससे बेहतर ये तरीका है। और इस तरीके का असर आप मुंबई में तो देख रहे हैं, हमारे यहाँ केसेस आधे रह गए हैं, 11,500 आते थे, 11,000 से ज़्यादा के केसेस हमने देखे, हम 5,500 हो गए और उम्मीद करते हैं अब 1-2 दिनों में और कम होते हुए दिखे। तो अच्छा है, जिस तरह की सख्ती अब दूसरी सरकारें भी ला रही हैं वो एक तरह से अच्छा है कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए। और यही वजह आप देख सकते हैं बाजार पर इस तरह की खबरों का किसी तरह का कोई रिएक्शन होता नहीं दिख रहा है। तो अच्छी बात है, बाजार का भी रिएक्शन मैच्योर है और जो एक्शन लिया जा रहा है वो भी बिल्कुल भी सही है। साथ ही एक और खबर ये भी कि कर्नाटक में भी सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन फ्री होगी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से पूरे देश में लगभग अब सारी राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि अपने अपने राज्यों में वो वैक्सीन फ्री में लगाएंगी। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी पसंद की वैक्सीन चुनकर लगाना चाहें तब तो अलग बात है, तब आपको उसके पैसे देने होंगे। लेकिन अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगाना चाहें 1 मई से जो शुरू होता दिख रहा है 18 तारीख के लिए, 18 से बड़े लोगों के लिए, 18 साल से बड़े लोगों के लिए, अब उसमें आपको सरकार की तरफ से जो वैक्सीन दी जाएगी वो वैक्सीन फ्री होगी। ये है आपके लिए अपडेट इस वक्त कर्नाटक की तरफ से, जिस पर आपको रखनी है नजर। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक्शन भरपूर है, इसी एक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कई सारे स्टॉक्स आपको इस वक्त नजर में आएंगे जहां पर अच्छी तेजी बनती दिख रही है। सीमेंट शेयरों की तेजी, केशोराम ये एक और स्टॉक है जहां पर बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। बंसल जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालिए, आज लगभग 9% ऊपर है। साथ में अनिल जी 9% ऊपर है और साथ में अगर हम देखें तो पिछले 7 डेज के हाइस के ऊपर निकला है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम भी, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। नीचे में हम देखें तो 71 रुपीज 30 पैसा, 71 रुपए 30 पैसा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बैठता है और शॉर्ट टर्म टारगेट बैठता है यहाँ पर 77 रुपीज 80 पैसा। 77 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट है, खरीदारी की राय है इस वक्त और यही स्टॉक है जो आपके लिए भरपूर एक्शन में इस वक्त दिख भी रहा है। एक्शन में दिख रहे हैं ढेर सारे स्टॉक्स जो आपको बताए जा रहे हैं, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में, और अब तक जो आपको स्टॉक्स बताएंगे उनके नतीजे एकदम सही और सटीक साबित होते हुए दिखे, चाहे वो फिर रिलीज के देख लो या फिर सबसे पहले आए हुए स्टॉक्स। और आज सुबह हमने हिंदुस्तान जिंक भी बताया कि अच्छे नतीजे आने वाले हैं, लेकिन चूंकि अब नतीजों का सीजन तेजी से जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है और हमारी टीम भी बड़ी एक्टिवली काम कर रही है, विशेषकर कुशल तगड़ी रिसर्च कर रहे हैं इन तमाम स्टॉक्स के बारे में। तो आइए एक और स्टॉक आज आपको मिल रहा है, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। अगर रिजल्ट्स ज्यादा होंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको सुबह और शाम, मॉर्निंग और दोपहर दोनों शो में आपको स्टॉक्स मिले। कम होंगे तो सुबह 9:45 का समय तो आपके लिए फिक्स है ही। तो आइए नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए उस स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में जिसके अच्छे नतीजों की उम्मीद है। आशीष बताइए कौन सी स्टॉक है, कब आएंगे नतीजे और कैसे रहेंगे? अनिल जी, स्टॉक का नाम है एबीबी इंडिया। कल इस कंपनी के नतीजे आएंगे। नतीजे आपको हर पैमाने पर बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान जो नए ऑर्डर्स की संख्या है उसमें एक बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूशन इस तिमाही के दौरान काफी बढ़िया है, तो इसका असर जो है आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पर देखने को मिलेगा। एक एक करके सभी आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप देखिए मुनाफे का आंकड़ा काफी दमदार है, करीब 66% की बढ़त देखने को मिलेगी। कंपनी का जो मुनाफा है हम अनुमान लगा रहे हैं कि करीब 105 करोड़ रहेगा। मार्जिन्स में भी देखिए अच्छा एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है। हम करीब मान रहे कि 1% तक का उछाल आपको एबिटा मार्जिन्स यानी कामकाजी मार्जिन्स में देखने को मिल सकता है। 7.5% के आसपास रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन्स। और इसके साथ अगर आप कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा देखें तो यहां पर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। करीब 130 करोड़ रहेगा कंपनी का साल दर साल, तिमाही दर तिमाही, दोनों आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का जो मुनाफा है, मुनाफा तो मैंने आपको बता ही दिया, काफी दमदार है। कंपनी की आय का आंकड़ा देखिए, यहां पर भी काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। पिछले साल करीब 1522 करोड़ के आसपास की आय कंपनी ने की थी, इस बार करीब 1750, यानी अच्छा एक्सपांशन। हम ओवरऑल आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से अगर आप देखें तो एबीबी इंडिया कल इसके नतीजे शानदार रहेंगे। ओके, और नतीजे शानदार भी नहीं, मतलब बेहद शानदार। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कामकाजी मुनाफा देखिए 15 करोड़ से 130 करोड़ तक जाने की तैयारी में। ये बड़ा उछाल कामकाजी मुनाफे में आता दिखा है। मार्जिन जो है 1% से 7% मार्जिन जाने की तैयारी में।
गजब का एक्शन, 1% से 7% काफी बड़े कहे जाएंगे। आय में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़त 1522 करोड़ से 1700 करोड़ के आसपास की रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऑर्डर बुक बहुत दमदार रहेगी। 27 अप्रैल को आने वाले हैं नतीजे, तो एबीबी ये है वो दमदार नतीजे पेश करने वाली एक और कंपनी। एबीबी मल्टीनेशनल कंपनी है, कैपिटल गुड्स सेक्टर की, और यहां पर अच्छे नतीजे की उम्मीद आप कर ही रहे हैं। सचिन जी से एक बार जरा इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। सचिन जी बताएं सर। काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद पिछले 2 हफ्ते से थोड़ी सी प्राइस एक्शन स्टेबल हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में अगर हम डेटा देखें तो 1405 का एक हर्डल ज़रूर है। जैसे ये पर्टिकुलर हर्डल ब्रेक हो जाएगा, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी अपमूव इसमें अनलॉक होनी चाहिए। लगभग 1495 से 1500 के टारगेट्स आ सकते हैं उसी पर्टिकुलर स्विंग में। सो खरीदारी करनी है, बट स्टॉप लॉस आपको अभी फिलहाल लगाना चाहिए अराउंड 1370 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, या फिर आपको पोजीशन लेनी चाहिए जब ये ब्रेकआउट हो जाता है 1405 के ऊपर। तो ये है आपके लिए राय एबीबी पर। यहां पर 1405 के ऊपर निकलने के बाद भरपूर तेजी करें, फिर 1500 तक नॉन स्टॉप जाने की तैयारी है। तो एक बार उस लेवल पर नजर रखिए और उसके बाद आपके लिए तेजी करने का बनेगा मौका। मौके आपके लिए और हैं, ढेर सारे हैं तेजी करने के लिए, जो बताते हैं 2:30 बजे आपको सेठी साहब। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, सबसे पहले तो आज क्या इरादा है? खरीदारी 1, 2 कैश फ्यूचर्स, क्या है कॉम्बिनेशन? खरीदारी का इरादा है, 2 स्टॉक है, दोनों आज कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी। वंडरफुल, तो करिए शुरुआत सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, देखिए अनिल जी, आज सुबह से भी या इन दिनों हम देख रहे हैं मेटल्स में एक धुआंधार तेजी बनी हुई है, खास करके स्टील सेक्टर में। तो यहाँ पे जो मेरे हाथ के दोनों स्टॉक है वो इनडायरेक्ट प्लेज है मेटल के ऊपर ही। जो पहला स्टॉक है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, स्टॉक का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन, जो कि अभी 905 के लेवल पे ट्रेड करता है। फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है सेंट गोबेन ग्रुप की। प्रोमोटर की हिस्सेदारी है 51%। ये कंपनी बनाती है एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज। हाल ही में इन्होंने एक जापान की कंपनी है शिनागावा रिफ्रैक्टरीज, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में एक नए प्लांट को ऑपरेशन शुरू किया है पिछले वीक के। और ये जो रिफ्रैक्टरीज है ये स्टील सेक्टर को कैटर करने में काम आती है, और हम देख रहे हैं स्टील में दमदार तेजी, दमदार डिमांड बनी हुई है। तो इनडायरेक्टली इस तरह की कंपनियों को बहुत फायदा होना है। सॉलिड फाइनेंशियल है, एमएनसी कंपनी है, डेट फ्री, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 930 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 885 रुपए का। ओके, तो शॉर्ट टर्म में 930 के टारगेट के लिए ग्रीनवेल नॉर्टन में करें खरीदारी। सेठी साहब ने पहले भी रिकमेंड किया है, उनकी पसंदीदा शेयर लगातार बार बार रिकमेंडेशन लिस्ट में आता है। बेहतरीन एमएनसी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो भारत में कारोबार करती है, यहां पर खरीदारी करके चले आप, ये है राय। सेठी साहब, मुझे लगता है आपके टारगेट तो ये ना आपके फोन रखते रखते ही आ जाएंगे, 930 के 925 तक तो पहुंच ही गया। थोड़े और रिवाइज बड़े ऊपर के लंबे टारगेट भी दीजिए। अनिल जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर किसी का थोड़े पीरियड के लिए रखना है, पोजिशनली रखना हो, तो डेफिनेटली ये तो 1000 रुपए के टारगेट भी आएंगे। बाकी बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 950 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो जिन्होंने लिया हुआ एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसमें खड़े रहे। ठीक बात है, 950 और शॉर्ट टर्म का टारगेट रख लें, 1000 रुपए के टारगेट पोजिशनली रखें। स्टॉक मजबूत है और बढ़ेगा आगे। बेहतरीन कंपनी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और आई एम श्योर कुणाल जी के पोर्टफोलियो में ये जरूर होगी ही। आइए दूसरा स्टॉक भी पूछ लिया। आपने कहा दोनों ही कैश मार्केट के स्टॉक है आज? जी, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है और दोनों में एक सिमिलरिटी की है, दोनों ही इनडायरेक्ट प्ले है मेटल्स के ऊपर। जो अनिल जी दूसरा स्टॉक है, ये भी मैंने पहले कवर किया हुआ है। स्टॉक का नाम है माइथन एलॉयज, एक दमदार कंपनी है भारत की, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है निश वैल्यू एडेड मैंगनीज एलॉयज की। ये फेरो एलॉयज बनाती है जो कि स्टील सेक्टर में ही काम आता है। स्टील को स्ट्रेंथन करने में, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये सब बढ़ाने में काम आता है। तो जिस तरह से स्टील की डिमांड बढ़ रही है, इस जो एलॉयज है इनकी भी डिमांड बढ़ रही है। और ये कंपनी वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, और दुनिया की इस मैंगनीज एलॉयज की 1% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है 10 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, जीरो डेट कंपनी है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट का कैगर है 30% का।
दमदार कंपनी है। स्टॉक अभी 730 के आसपास ट्रेड करता है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 760 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 715। ओके, तो माइथन एलॉयज यहां पर भी आप खरीदारी करें। मेटल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनीज सेठी साहब रेकमेंड कर रहे हैं और देखिए इस पर एक्शन भी भरपूर बनते जा रहा है। मेटल स्पेस में है दमदार तेजी आज के लिए, जहां पर आपको रखनी है नजर। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन 2 कॉल्स को देने के लिए। 2 कैश कॉल्स हैं आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। पर आइए अब अनिल जी से जानते हैं कि बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है। ये जो एक्शन बना हुआ है, अब अगले लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है बिगुल स्ट्रैटेजी का। सर ग्लोबल मार्केट्स एकदम क्वाइट ट्रेड हो रहा है सर, कुछ ज्यादा बड़े मूवमेंट्स नहीं आते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट कारोबार कर रहा है, 2 पॉइंट्स नीचे दिखेगा। नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी गिरावट है, बॉन्ड यील्ड उनकी स्टेबल है सर। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं, तो कोई बड़े मूव्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। एशिया की बात करें तो आज चीन के बाजार जरूर 1% फिसले थे, हांगकांग आधा % नीचे था, बट सामने जापान आधा % ऊपर था। यूएस में कुछ बड़े नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते और फेड की पॉलिसी भी है, तो थोड़ा क्वाइट ट्रेड एटलीस्ट आज के दिन होते हुए दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। बताएं सर हमें क्या करना चाहिए। तो दीप, जहां हम खुले हैं लगभग वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। जहां खुले थे 14,450 के आसपास और वहां से हमने लगभग 100 पॉइंट की तेजी दिखाई, वापस वहीं पर आ गए हैं इस वक्त। तो मेरा ये समझना है कि देखिए 14,500 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है और बचा है आखिरी 1 घंटा। 3 बजे के पहले पहले आपको 14,500 को पार करके टिकना जरूरी है, नहीं तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों है वो बताऊं, क्योंकि देखिए आज सुबह हम बड़े अच्छी खासी तेजी की बात कर रहे थे। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आज 14,500 पे पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त हो गई। 22 लाख शेयर आज जुड़े हैं 14,500 के पुट पर, कुल मिलाकर है 44 लाख शेयर। और अगर बाजार 14,450-60 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये ऑलरेडी रिस्क पर हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये पोजीशन आज ही की बनी है और जाहिर सी बात है कि आज की ये पोजीशन 14,500 की तब बनी है जब निफ्टी 14,500 के पार निकला और टिका। तो इसलिए 3 बजे के पहले पहले 14,500 के पार निकलकर 3:05 के पहले टिकना बहुत जरूरी है। अगर उसके नीचे क्लोज होते तो वैसे आप शुक्रवार और आज मिलाकर देखेंगे तो बुरे नहीं है, लेकिन जो ब्रेकआउट आपको चाहिए कल के लिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए कि तेजी और ऊपर होगी, वो कॉन्फिडेंस ढीला होता दिखेगा। तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड को आप छूकर आ गए 14,550 14,600 की रेंज में, वहां से आपने करेक्शन दे दिया। तो 2 तरीके हैं आपके लिए। पहली चीज 14,400 420 के रेंज में आए तो वहां पर खरीदारी करने का सोचे। अगर नहीं आए और 14,500 को पार करके 3 बजे के पहले टिक जाए तब भी आप फ्रेश खरीदारी कर लें, फिर आपको 50 से 75 पॉइंट और मिलेंगे। तो ये आपके लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल 14,500 का है, नीचे सपोर्ट 14,400 के आसपास मजबूत है। ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप 32,500 की रेंज मानकर चल सकते हैं। न 32,000 तोड़ने की जल्दी है, न 32,500 को पार करने की हड़बड़ी। तो 32,000 पर 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बैंक निफ्टी में हाईएस्ट है। 32,500 पर 10 लाख शेयर हैं, जो हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक साइज है। और 32,000 पर काफी कॉल राइटर हैं जो नीचे आने पर खरीदने को, शॉर्ट कवरिंग को तैयार है। 32,500 पर काफी पुट राइटर्स हैं जो जैसे ही ऊपर आएगा तो अपनी पोजीशन कम करने को तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न 32,000 तोड़ेगा न 32,500, ज्यादा से ज्यादा आप चाहें तो 100 पॉइंट और इधर उधर कर लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 31,900 से 32,100 मजबूत सपोर्ट जोन है, 32,400 से 32,600 ऊपर बिकवाली की रेंज। तो ये रेंज में बैंक निफ्टी अटका रहेगा और निफ्टी भी ज्यादा संभावना है कि 14,400 ना तोड़े और ऊपर में 14,500 ना तोड़े, और 14,500 पार किया तो 50 से 75 पॉइंट। तो रेंज बाउंड मार्केट रहने की उम्मीद आप बचे हुए 1 घंटे में अब आप कर सकते हैं दीप। ये लेवल है। तो ऐसे में जिस रेंज के जिस तरफ पहले पहुंचे वहां पर आप एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं। नीचे गिरे तो खरीदारी का और ऊपर अच्छा बढ़कर आए तो हल्का फुल्का शॉर्ट का। जी दीप। क्लियर है सर। तो अब रेंज में बाजार अटका हुआ है, नीचे आए तो फिर खरीदारी करें, ऊपर जाए तो शायद आप पोजीशन हल्का करके शॉर्ट भी आप कर सकते हैं, बट रेंज बाउंड एक्शन है। इंडेक्स पर तो थोड़ा रेंज बाउंड एक्शन हो ही गया है, बट स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी काफी सारा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं सचित जी के पास, बिगुल BTSTT। बताएं सचित जी।
दीपांशु, कैश स्टॉक रेडार में है, जिसको हमने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी कवर किया था ट्यूसडे के सेशन में। स्टॉक का नाम है रैलीज इंडिया। यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम नजर आ रहा है और जिस तरीके से इसका शॉर्ट टर्म चार्ट है, लगभग यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हो रहा है ऑन द इंट्राडे स्केल। तो मुझे लग रहा है जिसके टारगेट्स लगभग 305 के आसपास के आ रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 305 का और मीडियम टर्म टारगेट होगा 330 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 273 पे एंड फ्रेश खरीदारी करनी है रैलीज इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर में। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एसपीएल मिड कैप में हमने इसमें 360 का टारगेट दिया है, वो भी इंटैक्ट है। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से मोमेंटम डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है 305 से 330 के स्विंग भी जल्दी होने चाहिए। तो 272 का लगाइए स्टॉप लॉस, 273 का लगाइए स्टॉप लॉस एंड फ्रेश खरीदारी कीजिए रैलीज इंडिया काउंटर में। नतीजे आएंगे करमाई कराएंगे में भी हमने हाईलाइट करा था ये स्टॉक पिछले हफ्ते की अच्छे नतीजे आने चाहिए और बिल्कुल वैसे ही हुआ। नतीजे अच्छे आए एक दो पैमाने पर और उसके बाद से स्टॉक में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। 300 की तरफ अब दौड़ लगाता हुआ रैलीज इंडिया, इस पर रखिए नजर। नतीजों की बात करें तो बजाज फाइनेंस, इसके भी नतीजों का इंतजार है। आइए देवांशी से जानते हैं बजाज फाइनेंस के साथ क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए इस बार बजाज फाइनेंस की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा था जो चौथी तिमाही के अपडेट्स इनके आए थे, जो नए ग्राहक जुड़ते हुए दिखे हैं वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इनकी जो असेट क्वालिटी है, फ्रेश स्लिपेजेस हैं, राइट ऑफ है या रीस्ट्रक्चरिंग है, वो कितना आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर कुल मिला के इनके जो ब्याज से आए देखें तो इस बार फ्लैट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 3590 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर मुनाफे की बात करें तो इस बार काफ़ी अच्छा जो बढ़त है वो उनके मुनाफे में देखी जाएगी। वो भी इसलिए क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो इस तिमाही में कम होते हुए दिखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साथ ही अगर आप सालाना आधार पर देखें तो इनके जो प्रोविजंस हैं वो लगभग आधे होते हुए दिखेंगे और इसका जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस पर फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि थोड़े से जो ग्रॉस एनपीएस है वो बढ़ सकते हैं और जो नेट एनपीएस है वो भी हल्के से बढ़ने की जो आशंका है वो बनती हुई दिख रही है। 2.86 थे पिछले तिमाही में और जो नेट एनपीएस थे वो 1.22% थे। अब देखना होगा कि किस तरह से एसेट क्वालिटी आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा इनका जो डिमांड आउटलुक है वो जानना। कुल मिलाकर अगर आप नंबर्स देखें तो मुनाफे को केवल प्रोविजंस का सहारा मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर ओवरऑल नंबर्स देखें तो इतने अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल, तो ओवरऑल नंबर्स देखें तो शायद इतने अच्छे नहीं होंगे। बजाज फाइनेंस पर रखिए नज़र। बजाज फाइनेंस मूवमेंट में आपको आते हुए दिख रहा है। आज सुबह भी हमने देखा था, इस पर कॉल भी आती हुई दिखी थी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और बजाज फाइनेंस आज आपको ट्रेड के लिए वागले साहब ने रेकमेंड किया था 4930 के टारगेट्स के लिए। किरण जी, कोई राय बजाज फाइनेंस पर? थोड़ा सुबह का मूवमेंट तो होल्ड कर रहा है, 1-1.5% ही ऊपर है। यहाँ से बजाज फाइनेंस की चार्ट्स पर क्या राय है सर? चार्ट पैटर्न अभी भी ठीक ठाक है। जो पीछे नीचे में जो अच्छा बेस बनाया था उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और मेरा मानना है कि अभी 4620, मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 4620 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 4850 ये एक छोटा सा हर्डल है। ये एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि 5100 5150 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो 5100 तक के टारगेट्स के लिए आप इस पर रखिए नज़र। बजाज फाइनेंस ये है आपके लिए इस काउंटर पर राय। कल आएंगे इसके नतीजे पर। आइए हम बात कर रहे थे शुगर स्टॉक्स की और वहां पर दमदार एक्शन बना हुआ है। नतीजों के दम पर भी हमने देखा धामपुर शुगर आज फोकस में आया था। कुशल से जानते हैं शुगर के लिए कुछ और जो खबरें हैं या ट्रिगर से निकल कर जो आ रही हैं वो क्या है। कुशल बताइए। दीपांशु, देखिए यहाँ पर शुगर कंपनियां जो हैं वापस से फोकस में आती हुई नजर आ रही है, खासकर एक पैरामीटर पर जो है एक्सपोर्ट्स का। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स का इस साल के लिए जो टारगेट रखा गया है, जो शुगर सीजन है सितंबर एंड में जो हो रहा है, वहां पर 60 लाख टन का टारगेट रखा गया है और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इसको भी जो है पार करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि खबरें आ रही है कि जितने भी शुगर एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उन्होंने करीब 52 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं और इनमें से करीब 33 लाख टन जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी हो गया है। इनफैक्ट सरकार जो है अपनी तरफ से भी इस चीज को पुश करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर उन्होंने 6000 रुपए प्रति टन के इंसेंटिव देने का भी पहले ऐलान किया था, तो उससे भी जो है ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं उसको सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं मेजॉरिटी, इनफैक्ट 48% जो अभी तक एक्सपोर्ट हुए हैं वो इंडोनेशिया और अफगानिस्तान जैसे प्लेसेस को होते हुए दिखे हैं और अब नई लिस्ट में एक और नाम जुड़ा है, वो है वियतनाम का। वहां पर भी एक
स्मॉल क्वांटिटी का एक्सपोर्ट इन्होंने जो है जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियां हैं शुगर एक्सपोर्ट वाली उन्होंने शुरू किया है। और ये डिमांड का तो ट्रिगर है ही, साथ ही अगर आप प्राइसिंग की भी बात करें तो अगर आप करीब 2 महीने की बात करें पहले रॉ शुगर की, तो जो इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है वहाँ पर ये पिछले 2 महीनों के हाईज पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट से जिन कंपनियों की आय जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली आती है उन पर आपको फोकस रखना होगा। खासकर बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर्स की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है वो काफ़ी बेहतरीन होती हुई दिख सकती है। बट ओवरऑल द इंटायर शुगर स्पेस एक्सपोर्ट्स की वजह से फोकस में है। बिल्कुल, एंटायर शुगर स्पेस एक्सपोर्ट्स की वजह से फोकस में है। और अविनाश जी, इन लेवल्स पर आपको कोई शुगर स्टॉक जो पसंद आ रहा हो? सर, बलरामपुर तो ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, हमने बाकी शुगर स्टॉक्स में भी अच्छी रैली देखी है। अगर फ्रेश डिप्लॉयमेंट करना हो तो कौन सा स्टॉक पसंद करेंगे सर? मुझे लग रहा है कि आई थिंक धामपुर शुगर तो फ्रंटलाइन प्लेयर में से मुझे लग रहा है काफ़ी सबसे सिग्निफिकेंट बेनिफिट आएगा। लेकिन एक छोटी कंपनी है आंध्रा शुगर, ये भी कंपनी मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से काफ़ी सस्ती है और यहाँ पे केमिकल्स और शुगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक निवेश का मौका बन सकता है। लेकिन धामपुर वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। ओके, तो धामपुर शुगर यहाँ पर नज़र रखिए। आज सुबह हम इस काउंटर के बारे में बात भी कर रहे थे, नतीजों के बाद जो स्टॉक पर रिएक्शन आपको आते हुए दिखा है, तो शुगर स्पेस के लिए अच्छी खबर आ रही है और शुगर स्टॉक्स पर बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। सचिन जी, बलरामपुर चीनी आई थिंक आपकी भी रिकमेंडेशन रही है, थोड़ा 250 के करीब कंसोलिडेट कर रहा है। अगर किसी को ट्रेड करना हो या पोजिशनल व्यू लेना हो तो क्या अच्छे एंट्री लेवल्स हैं? डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, लगभग 305 के प्राइस एक्शन की एक्सपेक्टेशन है। हाल फिलहाल में जो एक ब्रेकआउट हुआ था कंटिन्यूएशन पैटर्न का, उसके भी प्रोबेबल टारगेट वहीं पे कोइंसाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 255 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश एडिशंस अभी भी किए जा सकते हैं 305 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो 305 के लक्ष्य के लिए नजर रखिए बलरामपुर चीनी पर, जहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। ढेरों और कैश के स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन बन रहा है। इंगरसॉल रैंड, इस पर नजर रखिए। जिस तरह से मूवमेंट लिंडे इंडिया या एवरेस्ट कैंटो में देख चुके हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों के इंपोर्ट पर हर तरह की ड्यूटी हटा दी है सरकार ने, वहां से हम इस स्टॉक पर भी फोकस बनते हुए देख रहे हैं। बंसल जी, इंगरसॉल रैंड ऑलमोस्ट 9% से ज्यादा की तेजी है, क्या रहा है इस चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, बट मेरी नई खरीदारी की राय नहीं होगी। जिनके पास है वो क्लियरली होल्ड करें। स्टॉक ने आज ऊपर में देखें तो 798 से एक रिट्रेसमेंट भी दिखाई है, तो ऊपर में 800 एक रेजिस्टेंस है। नई खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। ऊपर में 800 रुपए के अराउंड प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके, तो 800 के करीब प्रॉफिट बुक किया जा सकता है इंगरसॉल रैंड, जो आज का हाई है उसके आसपास, अगर आप स्टॉक को वापस आते हुए देखें। पर इंगरसॉल रैंड है जो फोकस में आ रहा है। लिंडे इंडिया, एवरेस्ट कैंटो की तो ऑलमोस्ट डेली बात हो रही है। कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स हैं, एक और ऐसा स्टॉक है बाजार में जिसके बारे में हम थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, पर अभी तक उतनी चर्चा नहीं हुई है, और ऑक्सीजन से इसका भी एक बड़ा रिलेशन है। आइए इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स निकाली हैं वरुण दुबे ने। वरुण, बताएं कौन सी कंपनी पर रखनी चाहिए नजर हमें? देखिए डीप स्टॉक तो है आयोनक्स विंड, लेकिन इसका ऑक्सीजन से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। बेसिकली हुआ ये है कि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। अब तेजी क्यों हुई है? क्योंकि एक कंपनी है आयोनक्स एयर प्रोडक्ट्स नाम की, जो कि आयोनक्स ग्रुप और यूएस का एक ग्रुप है, उसके बीच में एक 50-50 जॉइंट वेंचर है। अब ये आयोनक्स एयर प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाती है और साथ साथ जो मेडिकल में ऑक्सीजन लगता है उसको बनाने का भी काम करती है, और लगभग 50% मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड जो है ये कंपनी पूरी कर रही है। अब हुआ ये है कि जब से ये कंपनी हाईलाइट में आई है आयोनक्स एयर प्रोडक्ट्स, तब से लोगों ने कहीं ना कहीं आयोनक्स विंड जो है उसमें खरीदारी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि ये जो आयोनक्स एयर प्रोडक्ट्स है ये दरअसल आयोनक्स ग्रुप की कंपनी है। अब देखिए, हमने इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश की, उसमें आयोनक्स विंड के ऑक्सीजन से लेना देना कुछ भी नहीं है। हमने कहीं ना कहीं कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, हालांकि मैनेजमेंट ने कोई सफाई नहीं दी, लेकिन इसके बाद हमने कुछ और भी सूत्रों के हवाले से खबर निकालने की कोशिश की और हमें ये पता चला कि आयोनक्स विंड का आयोनक्स एयर प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, सिर्फ एक लेना देना है कि आयोनक्स केमिकल और साथ ही साथ
और एक है सिद्धोमाल ट्रेडिंग। ये दो कंपनियां हैं जिनका आयनक्स एयर प्रोडक्ट में करीब 15% हिस्सा है और आयनक्स विंड में करीब 4.5% हिस्सा है। तो सिर्फ एक चीज है कि प्रोमोटर्स कॉमन है, हालांकि कारोबार में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयनक्स विंड को कोई बड़ा फायदा हो रहा हो आयनक्स एयर प्रोडक्ट्स का। तो ये पूरी स्टोरी है। हालांकि क्योंकि ये उस ग्रुप की कंपनी है, इसके लिए पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास की रैली काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है, लेकिन आज देखिए स्टॉक में करीब 3% के आसपास की गिरावट है। ओके, तो स्टॉक में 3% के आसपास की गिरावट है। तो क्लैरिफिकेशन यह है कि इसका ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बाजार सिमिलर नाम समझ के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और लगता है कि अच्छा चलिए आइनॉक्स एयर जो काफ़ी फोकस में आ रहा है तो लोग सोचते हैं कि ये शायद आइनॉक्स विंड से रिलेशन है, पर जैसा वरुण दिखा रहे हैं कि परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो कोई ऐसा रिलेशन इन दोनों कंपनीज में नहीं आता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए और ऑक्सीजन के बेसिस पर या उस हिसाब से जो आप देख रहे हैं मूवमेंट होते हुए इस कंपनी से उसका रिलेशन मत बनाइए। ये एक क्लैरिफिकेशन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर खबर आ रही है। पावर मैक प्रोडक्ट्स लगभग 350 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंपनी को, नजर रखिएगा इस काउंटर पर भी। ये एक और खबर आपको आती हुई दिख रही है। कैनफिन होम्स, इस पर एक थोड़ी देर पहले एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा था, इस पर नजर डालते हैं। सचिन जी, कैनफिन होम्स क्या चल रहा है इस काउंटर पर? 8% ऊपर है इस समय कैश स्टॉक्स में। दीपांशु, एक काफ़ी अबनॉर्मल स्पाइक आया है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसके 5 या 8 दिनों का डेटा देखे तो लगभग जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम और भी एक्सटेंड होना चाहिए। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह होगी 595 के टारगेट के लिए। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 555 के आसपास। जिस तरीके से ये पुल बैक है, मुझे लग रहा है काफ़ी शानदार है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी इसने कैपिटलाइज कर दिया है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ये मोमेंटम थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड कीजिए 555 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करना जरूरी है 555 के स्टॉप लॉस के साथ। बट कैनफिन होम्स पर भी आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो एक एक करके काफी सारे कैश स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी मूव आ रही है इस समय। पर नतीजों पर ही फोकस है फ्रंट एंड सेंटर, और जो नतीजों से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर तो आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख ही रहा है इस समय। इस स्पेस पर नजर रखिए। एक और फाइनेंशियल नेम जहां पर रखनी है नजर, HDFC AMC। आइए देवांशी से जानते हैं HDFC AMC क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहा है बाजार। देवांशी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार जो एएमसी के नतीजे आते हुए दिखेंगे, भले वो HDFC AMC हो, UTI हो या फिर निपॉन लाइफ हो, इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि इतने रिडम्पशन के बाद किस तरह से नतीजे आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप देखिए जो इक्विटी पोर्शन है इनके प्रोडक्ट मिक्स में वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है। HDFC AMC को भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और आप देखिए इसके जो Q4 अपडेट्स आते हुए दिखे, जो एवरेज AUM है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है। और एवरेज AUM इस बार अगर आप मार्च तिमाही की बात करें तो 4160 करोड़ के आसपास होते हुए दिखेंगे, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 12% तक के गेन्स होंगे। कुल आय जो है उसमें करीब 14% तक की बढ़त आने का अनुमान लगाया जा रहा है और जो मुनाफा है वो भी करीब 40% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। इस तिमाही में इनके जो कुछ खर्च हैं वो कम होते हुए दिखें, इसके चलते इनके मुनाफे को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन आगे चल के देखना होगा कि जो आउटलुक है इनका इक्विटी और डेट फंड्स पर वो किस तरह से होता है, और जो रिडम्पशन है SIP क्या लगातार उतने ही क्वांटम में आते हुए दिख रही है, यानी इस पर नजर रहेगी। लेकिन अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है HDFC AMC से। ओके, अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है HDFC AMC से। नजर रखते हैं इस काउंटर पर। किरण जी, जरा चार्ट्स पर भी नजर डालें। HDFC AMC के 2800 के लेवल्स के करीब कैसी दिखती है चार्ट आपको सर? HDFC AMC चार्ट पे उतनी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है, और पर एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक अच्छे सपोर्ट के नज़दीक है। सपोर्ट है 2770। तो मुझे लगता है कि 2770 के जब तक ऊपर है तब तक एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। 3000 तक के लेवल्स आपको ऑन द हायर साइड देखने को मिलेंगे।
ओके, तो ये है आपके लिए HDFC AMC पर राय इस समय। दूसरी तरफ M&M फाइनेंस पर नजर डालिए, 9% नीचे ये स्टॉक आपको दिख रहा है और थोड़ी देर पहले वायदा कारोबार में 10% का निचला सर्किट भी लगा था। अविनाश जी, नतीजों का रिएक्शन है M&M फाइनेंस पर, क्या ये रिएक्शन जस्टिफाइड है जिस तरह से नतीजे आए और थोड़े कंसर्न्स बने हैं एसेट क्वालिटी पर? क्या यहां से और करेक्शन देखते हैं या फिर नतीजों का इंपैक्ट आ चुका है इस फॉल में? नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे और आगे का भी जो ग्रोथ कमेंट्री है वो डेफिनेटली मैनेजमेंट ने तो पॉजिटिवली आउटलुक दिया है, लेकिन जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमको अप्रैल मई में दिख रहा है, क्योंकि कोविड का तो इम्पैक्ट इनके ऊपर भी आने की अपेक्षा है, प्लस जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी है दीपांशु, अभी भी एसेट क्वालिटी मेरे ख्याल से ग्रॉस लेवल पे करीबन 8% के आसपास है। तो ये जब तक कम नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ट्रेंड जो है स्टॉक का थोड़ा कमजोर रहेगा। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि थोड़ी बहुत अनलॉकिंग के लिए अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी हाउसिंग सब्सिडरी है प्लस फिनटेक का कारोबार है वो सेपरेटली लिस्ट करेंगे, बट आई वुड बिलीव दैट थोड़ा सा रुकिए। अगर किसी को खरीदना ही है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अप्रैल टू जून के क्वार्टर के बाद ही इसमें निवेश करने का इंतजार करें। करंटली मुझे लग रहा है कि एसेट क्वालिटी काफी सिग्निफिकेंटली आए और इसलिए कोई बड़ी बढ़त इस शेयर में इन द वेरी शॉर्ट टर्म पॉसिबल नहीं लग रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी इस काउंटर पर अभी भी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा और इंतजार करें अगर आप फ्रेश एडिशन के लिए देख रहे हैं इस काउंटर पे। ICICI प्रू फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। HDFC लाइफ के नतीजों का इंतजार है, पर ICICI प्रू पर नजर डालिए और तेजी बनती हुई दिख रही है। 540 के लेवल्स पर ICICI प्रू आते हुए दिख रहा है। सच जी, अच्छा मूवमेंट रहा है ICICI प्रू में पिछले कुछ दिनों से, यहां से और मूवमेंट दिखता है ICICI प्रू के काउंटर पर? दीपांशु, इनफैक्ट थोड़ी भी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट एक काफ़ी अहम लेवल था अराउंड 520 के आसपास, वो इसने आज ब्रेक कर दिया है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जो लाइफ है ऑलरेडी उसने एक नया बना दिया है। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम और भी एक्सटेंड होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 565 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 525 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI प्रू पर राय। आइए, वागले साहब है तैयार अपने अगले बिगुल के लिए। वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरे को BTST देना था ICICI प्रू में ही, क्योंकि ये वीकली हाई 538 को जो फोर्स से इसने क्लियर किया है, मुझे कम से कम 20 रुपए की मूव यहाँ से लगती है। 560 तक के स्टॉक जाना चाहिए। आपका 533-34 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 538 का एक मल्टीपल टॉप इसने क्लियर किया है। मुझे लगता है ये 555, 560, 565 तक अगले 1 से 2 दिनों में जा सकता है। शायद आपको कल के दिन भी 12-15 रुपए मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI प्रू में खरीदारी की राय BTST के तौर पर। आइए, कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त और उन पर करिए फोकस। सेठी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मैथन अलॉयज 760 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी थी और वो स्टॉक ऑलरेडी 760 के पार निकल चुका है। तो सेठी साहब के आज टारगेट शॉर्ट टर्म के मैथन अलॉयज के लिए 771 का हाई बनाया है। तो ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जबरदस्त कमाल हुआ है। इंडियन होटल भी आज सुबह SPL मिड कैप स्टॉक में 105 रुपए के आसपास दिया था, 110-111 रुपए के आसपास ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जबरदस्त स्टॉक में एक्शन आता हुआ दिख रहा है। ये दोनों ही स्टॉक बड़े कमाल करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन एक और स्टॉक है वेदांता, जिस पर मुझे याद है सचिन जी एक बार आपसे पूछा था, आपने कहा जब तक 222-23 ये न तोड़े तब तक इसके लिए तेजी का रुख बरकरार है और वो एक अच्छा लेवल जहां खरीदारी करनी चाहिए। कमोबेश उन्हीं लेवल के आसपास से घुमा है। अब ऊपर के टारगेट्स वेदांता के लिए क्या रखे जाएं? अनिल जी, मेटल्स में जिस तरीके से सारे मेटल्स में इनफैक्ट स्ट्रक्चर्स है, मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि 225 का लेवल जब तक टूटा नहीं है तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिकवाली नहीं करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड अभी फ्रेश पैटर्न मेरे पास नहीं है, बट जिस तरीके से इसने अभी तक परफॉर्म किया है अराउंड 245 के आसपास के इसके लाइफ हाइज, रिसेंट हाइज जो बने थे वो वापस एक बार रिविजिट होने चाहिए। तो फिलहाल तो पोजीशन होल्ड कीजिए 225 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके, तो मेटल स्टॉक्स पर रखिए नजर। वेदांता पर आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। सेल पर अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी। आज सुबह पहला टारगेट हिट हो गया है और उन्हीं लेवल्स के करीब होल्ड कर रहा है। दूसरे टारगेट के लिए भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिखेगी। फाइनेंशियल्स, मेटल्स यहां पर है बाजार का बड़ा फोकस। आज थोड़ी मूवमेंट आपको आती हुई दिख रही है। जहां तक ऑटो स्टॉक्स पर भी सवाल है और दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति, इसके नतीजों का इंतजार है। कल आने वाले हैं नतीजे और मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट आवर्स में ही आते हैं मारुति के तो नतीजे। तो आइए एक बार कुशल से जान लेते हैं मारुति क्या है एक्सपेक्टेशन। कुशल बताएं। मारुति के नंबर्स दीपांशु, जो अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो वहां पर अच्छे रहने का अनुमान है, क्योंकि मार्जिन्स अगर आप देखें तो 8.5% से बढ़कर करीब 9% के मार्जिन्स कंपनी रह सकते हैं। साथ ही कंपनी की जो आय है वहां पर 32% की बढ़त के साथ करीब 24,000 करोड़ पर आय कंपनी घोषित कर सकती है। और वो इसलिए क्योंकि कंपनी की जो कुल वॉल्यूम है वहां पर मजबूती देखने को मिली है करीब 28% की, और ऑलमोस्ट करीब 5 लाख यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही है। और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से दमदार मांग आती हुई दिखी थी। उस वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह से जून के बाद अनलॉकिंग होती हुई नजर आई थी, उससे इनकी जो डिमांड है वो काफी स्टेबलाइज होती हुई दिखी, हमें दिख रही थी। यही नहीं, अगर आप देखें तो कंपनी ने 1 जनवरी से काफी सारे मॉडल्स की अपनी कीमतें भी बढ़ाई थी, तो वहां से जो रियलाइजेशन है उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही कंपनी जो डिस्काउंट्स दे रही थी वो भी कम करते हुए दिख रहे थे। तो ये ओवरऑल अगर आप 3-4 फैक्टर्स को बात करें तो इस वजह से इनकी जो मार्जिन्स है वो स्टेबलाइज से थोड़ी बेहतरी के ऊपर बेहतरी की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी, और उस एस्पेक्ट्स, उस कारण से ही कंपनी का जो मुनाफा है करीब 27% बढ़कर 1650 करोड़ पर रह सकता है। साथ ही अगर आप देखें तो कई नए लॉन्चेस भी कंपनी कर रही है, तो उस पर क्या कंपनी कमेंट्री करती है, और जो अर्बन एरिया है जिस तरह से फ्रेश कोविड क्राइसिस वापस से होता हुआ दिखा है, उस माहौल में किस तरह की डिमांड स्ट्रक्चर अभी आ रही है डीलर स्तर पर, यह जानना जरूरी होगा मारुति की तरफ से। ओके, तो मारुति पर रखिए नजर। फिलहाल स्टॉक थोड़ा क्वाइट ट्रेड कर रहा है और ऑटोज में भी अंडर परफॉर्मिंग ऑटोज में भी अंडर परफॉर्मर रहा है। अविनाश जी से जानेंगे मारुति में क्या चल रहा है, पर उससे पहले एक कॉल आ रही है सचिन जी की तरफ से, तो बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, खरीदारी करनी है। स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। जिस तरीके से इसने एक पुल बैक दिखाया है, मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए अराउंड 1800 के आसपास की। सो फिलहाल स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1745 के आसपास, एंड फ्रेश पोजीशंस ऐड करने हैं कोटक बैंक में 1800 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो 1800 के लक्ष्य के लिए कोटक बैंक पर करें खरीदारी। ये भी बैंकिंग में अगर आप देखें तो थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, पर इस पर भी नजर रखिए। 3 कैश स्टॉक्स पर जिनकी आज ऑफर फॉर सेल चल रही है। रेयर होता है कि तीन स्टॉक्स एक ही दिन ऑफर फॉर सेल उनका खुलते हुए दिखे, बट तीनों पर सब्सक्रिप्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। आज नॉन रिटेल सब्सक्रिप्शन चल रहा है। फेडरल मुगल पहले के फेलियर के बाद अब जो दोबारा OFS आया है 96% सब्सक्राइब हो गया और यहाँ पर 10% हिस्सेदारी बेची जा रही है, और एक और एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन है 10% हिस्सेदारी बेचने का। देखते हैं कि वो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, बट ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ये इशू। और हैथवे केबल 1 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और शैल्बी यहां पर भी 1 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो सर, फेडरल मुगल फाइनली इनका OFS सक्सेसफुल हो रहा है। जो बाकी 2 OFS हैं वो भी फुली सब्सक्राइब हो गए हैं आज। दीप, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है फेडरल मुगल का। ये इश्यू भरना ये अपने आप में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और क्यों है वो मैं बता दूं आपको। 2 बार ये कोशिश कर चुके हैं ऑफर फॉर सेल लाने के लिए, भरा ही नहीं। 2 बार इनका ऑफर फॉर सेल फेल हुआ। 650 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था, गिर के 250 रुपए आ गया। देखिए, तो इस बार जो 250 रुपए पर आकर जो इनका ऑफर फॉर सेल सब्सक्राइब हो रहा है। अच्छा, आपको ध्यान है कितना ऑफर फॉर सेल है? करीबन 10% का, 9.95% का, और अगर ग्रीन शू ऑप्शन में इन्हें और मिला तो 9.95%, यानी कि 20% हिस्सेदारी बेचनी, जो कि बड़ी हिस्सेदारी होती है। और हर बार जब कोशिश की, बिकी नहीं, लेकिन फाइनली अभी ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि फेडरल मुगल के लिए, कि फाइनली इतनी डिमांड मिल गई कि ये इशू भर भी गया और लगभग पूरा हो गया। तो इन तीनों में, शेल्बी में और हैथवे में कोई खास बड़ी बात नहीं थी। जो बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि
आपका फेडरल मुगल का इशू सब्सक्राइब हो गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और समझा जा रहा है कि आज काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन फंड्स ने इसमें एग्रेसिवली इस ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट किया है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, जहाँ तक मुझे ख्याल है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन चूंकि हर बार प्राइसिंग का इशू था, लेकिन इस प्राइस पर आपके लिए इंस्टीट्यूशंस तैयार खड़े हैं खरीदने के लिए। मेरे ख्याल से फेडरल मुगल के लिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती थी। आज चूंकि कुणाल जी छुट्टी पर है, नहीं तो कुणाल जी से जरूर पूछते हैं, आई एम श्योर उनके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक जरूर रहा होगा और होगा भी अभी भी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जरा बंसल जी आप राय दीजिए आप अपनी फेडरल मुगल। देखिए अनिल जी, काफ़ी समय से ये जो स्टॉक है चला नहीं है और हमेशा यही कहानी हुई जो भी आपने बताया है। और इसका एक बड़ा सपोर्ट नीचे में देखें तो 250 रुपये के अराउंड बड़ा सपोर्ट आता है और आज 256 एंड हाफ के अराउंड का एक लो है। तो नीचे में डाउन साइड कैप्ड है और बहुत बड़ा ओवरहैंग था, जो जैसा भी आपने बताया कि वो ओवर हो रहा है। तो अब शायद ये स्टॉक चले, जिनके पास है मेरे ख्याल से अब ये स्टॉक चले तो बॉटम ऑलरेडी बॉटम के आसपास है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रही हैं चार्ट के ऊपर, तो जिनके पास है होल्ड की राय है। बिल्कुल पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रही है, होल्ड की राय है। फेडरल मुगल फाइनली इनका ओएफएस सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। अब देखेंगे आज शाम को जब अपडेट आता है फाइनल नंबर्स के बाद आज के नॉन रिटेल हिस्से का, तो क्या वहां पर कंपनी ग्रीन शू का भी इस्तेमाल करती है या नहीं। नजर आ रही है मार्केट पर काफी सारे और स्टॉक्स की जहां पर अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। सन टीवी हालांकि बैन में है, पर यहां पर आज अच्छा एक्शन रखा है। अब अपनी गेंस ये काउंटर गिव अप कर रहा है, नजर रखिए। और एमएनएम फाइनेंस वापस थोड़ी रिकवरी आई थी, अब वापस गिर रहा है, लग रहा है कि 10% की गिरावट की तरफ ये फिर से मूव करते हुए दिखेगा। पर अविनाश जी, आपसे मारुति पर राय लेनी थी सर। बताएं, मारुति एक तो अंडर परफॉर्मर रहा है, जिस तरह से मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, थोड़े मार्जिन प्रेशर की खराब होने की उम्मीद आ रही है, और साथ ही फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या डिमांड पर भी इंपैक्ट आ सकता है आने वाले समय में। क्या राय देंगे मारुति पे सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु जो Q4 के नतीजे आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि कंपनी ने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज पहले किया था और वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहेगा प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन अगर अप्रैल टू जून का क्वार्टर हम कहें तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत कंपनी को फेस करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इनके वेंडर्स के भी प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में अभी अवेलेबिलिटी जो पार्ट्स की है वो थोड़ी सी दिक्कत दिखा रही है। तो डेफिनेटली डिमांड में और सप्लाई जो लॉजिस्टिक्स का जो इशू है वहां पे दोनों तरफे से कंपनी को थोड़ी सी तकलीफ उठाने को पड़ेगी। और अभी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी पोस्ट Q4 के रिजल्ट्स के बाद वो देखने लायक रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत बैकसीट लेने की संभावना रहेगी। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, पर मुझे लग रहा है कोई जल्दबाजी न करे खरीदने के लिए। मुझे लग रहा है कि नतीजों के बाद शायद एक अच्छा एंट्री पॉइंट निवेशकों को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो अभी सिनेरियो है ग्राउंड पे वो काफी नेगेटिव है। अभी भी लॉकडाउन चालू है और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी से खराब हो जाएंगे। तो होल्ड करिए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जल्दबाजी करिए नहीं इमीडिएटली इसको खरीदने के लिए। मुझे लग रहा है शायद थोड़ी सी कमजोरी और आ सकती है, तभी खरीदने का मौका रहेगा। ओके, तो थोड़ी कमजोरी और आए तभी खरीदारी करें, पर होल्ड कर सकते हैं अगर पोजीशन है। फ्रेश खरीदारी के लिए अभी थोड़ा इंतजार आप कर सकते हैं। अर्निंग्स पर ही फोकस बना हुआ है। आइए कुछ और अर्निंग्स के प्रीव्यूज भी ले लेते हैं। ऑटोज में टीवीएस मोटर्स के नतीजों का भी इंतजार है। अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक पर हम अच्छा एक्शन भी बनते हुए देख रहे थे। आइए जानते हैं कुशल के साथ टीवीएस की क्या एक्सपेक्टेशंस है। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो सालाना आधार पर दमदार नंबर्स रहेंगे। थोड़ा छोटा बेस भी था, और अगर आप देखें स्पेसिफिकली तो कंपनी का जो मुनाफा है वो रिपोर्टेड बेसिस पे करीब 200% बढ़ता हुआ नजर आएगा, 74 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़। एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे तो करीब 112% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी की जो आय है वो करीब 51% बढ़कर 5250 करोड़ पर आती हुई नजर आ सकती है। और ये इसलिए क्योंकि कंपनी की जो कुल वॉल्यूम है उसमें 46% की बढ़त हमें देखने को मिली है, और करीब 9.27 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता भी प्राप्त की है। साथ ही कंपनी की जो रियलाइजेशन है वो भी करीब 3 से 4% बढ़ी है अगर आप Q1 FY21 की बात करें तो। पर अगर आप देखें तो जो टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स है वहां से तो बेहतर रिकवरी के संकेत है, पर घरेलू फ्रंट पर थोड़ी सी कमजोरी जो है कंपनी ने शो की है, तो उस वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। बट बहरहाल ओवरऑल जिस तरह से इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज रही है उससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, और टैक्स खर्च
जो बढ़ा है और जो अन्य आय में कमी हुई है उस वजह से थोड़ा सा मुनाफे पर दबाव आता हुआ दिख सकता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी जो है काफी दमदार नंबर्स सालाना आधार पर रिपोर्ट कर सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत ज्यादा गिरावट जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर चल रहे हैं। तो टीवीएस मोटर्स नंबर्स वाइज शानदार रह सकते हैं। ओके, टीवीएस मोटर्स नंबर्स वाइज अच्छी परफॉर्मेंस रह सकती है इस काउंटर के लिए। आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब एक्सिस बैंक पर भी फोकस बना हुआ है और आप देखिए बैंक्स में आईसीआईसीआई गेन कर रहा है, पर साथ ही एक्सिस पर भी अच्छी मूव आ रही है। क्या नतीजे इसे जस्टिफाई कर पाएंगे, जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं, एक्सिस के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार की? बिल्कुल, आप देखिए एक्सिस बैंक के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार आने का ही अनुमान लगाया जा रहा है और स्पेशली अगर मुनाफे के नंबर्स देखें आप तो मल्टीपल टाइम्स इनके जो मुनाफे हैं इसमें ग्रोथ देखने मिलेगी। वो इसलिए भी क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि घटा क्या था कंपनी ने बड़े प्रोविजंस के चलते। इस बार हम देखेंगे कि जो प्रोविजंस है वो काफ़ी कम होते हुए दिखेंगे और इसके चलते जो मुनाफा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा। उम्मीद यही है कि करीब 1650 करोड़ तक के मुनाफे देखने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। लेकिन अगर आप एनालिस्ट रिपोर्ट्स देखें तो 1300 करोड़ से लेकर 2200 करोड़ ये इतनी वाइड रेंज बनती हुई दिख रही है, तो काफी डिफिकल्ट था एस्टिमेट करना कि कितना मुनाफा आ सकता है। लेकिन 1650 ये फिलहाल उम्मीद बन रही है। ब्याज से आए करीब 10 से 12% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। 7,600 करोड़ के लेवल्स के आसपास आ सकते हैं ब्याज से आए। प्रोविजंस इस बार करीब 50% कम हो सकते हैं। 7,700 करोड़ से पिछले साल वो घटकर करीब 4,000 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। जो मार्जिन है वो स्थिर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है करीब 3.5%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, डिपॉजिट्स बढ़े हैं, लेकिन जो लोन बुक है उसमें सिंगल डिजिट ग्रोथ ही देखने मिलेगी और मेजरली वो रिटेल बुक ही बढ़ती हुई दिखी है। इसके चलते आप देखिए जो लोन बुक है करीब 7 से 8% तक बढ़ती हुई दिखेगी, जो पिछले साल 15% तक बढ़ती हुई दिखी थी। लेकिन जो एसेट क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा सुधार इस बार देखा जा सकता है। कलेक्शन काफी सुधर सकता है। जो ग्रॉस एनपीएस है वो करीब 4.5% पर आते हुए दिखेंगे, 4.6% के सामने, और जो नेट एनपीएस हैं वो भी 1% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीबी ग्रेड वाली जो बुक्स हैं इनकी यानी कि जो कम ग्रेड वाली बुक है वहां से थोड़े से डाउनग्रेड्स आ सकते हैं, स्लिपेजेस आ सकते हैं और थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग बढ़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इस बार अच्छे आ रहे हैं और एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के बाद जो दूसरी अच्छी बैंक परफॉर्म करती हुई दिखेगी वो एक्सिस बैंक हो सकती है। ओके, तो एक्सिस बैंक पर नजर रखिए। अविनाश जी, बाजार थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज हो गया आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के साथ। क्या एक्सिस भी उन एक्सपेक्टेशंस पर डिलीवर कर पाएगा सर? मुझे लग रहा है कि दीपांशु जरूर जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने पॉजिटिव सरप्राइज दिया है, मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आएंगे और मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में जो हाईलाइट रहेगा वो प्रोविजनिंग पे रहेगा। प्रोविजनिंग का नंबर थोड़ा कम रहने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छी बूस्ट मिलेगी, प्लस एसेट क्वालिटी होपफुली अगर 4 to 4.5% के बीच में आती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा संकेत है कि रिकवरीज अच्छी हो रही है। ओनली कॉज ऑफ कंसर्न आगे होगा अगर अप्रैल और मई में ये कोविड का मामला थोड़ा सा और इंक्रीज होता है तो शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री में थोड़ा सा ये झलकेगा। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट कमेंट्री कल नतीजों के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मार्केट ये चाहेगा कि ये जो फोर्थ क्वार्टर का तिमाही नतीजा हुआ है उसके बाद किस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम बैंक एक्सपेक्ट करती है एटलीस्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए। बट नतीजे डेफिनेटली अच्छे आएंगे और मेरे ख्याल से मैनेजमेंट कमेंट्री पे सबकी नज़र होनी चाहिए। ओके, तो एक्सिस बैंक के नतीजे रहेंगे अच्छे और बेहतर, ये है मानना आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। आइए, जय तैयार है, जय के लिए बिगुल। कैश का ऑप्शन देने के लिए जय है तैयार और जय का सुबह का कैश का ऑप्शन सुपरहिट, सारे टारगेट्स हासिल होते हुए दिखे जो ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। जय बताइए पहले तो अपडेट भी और अगर साथ ही आपका नया ऑप्शन।
बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी 14,450 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने को कहा था और 208 के जो हमारे टारगेट थे एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 208.15 का हाई लगाकर टारगेट अचीव हुए और अब स्टॉक अभी एमडू से के ऑप्शन करीब 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट मेरा ये मानना है कि फिर से यही वाला ऑप्शन खरीदेंगे हम 150 पे अनिल जी। तो 14,450 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का 150 पे खरीदे आप। एंड यहाँ पे अभी जो टारगेट रहेगा फर्स्ट वो थोड़ा नीचे रहेगा अनिल जी, तो 198 का मैं फर्स्ट टारगेट दूंगा इसका। एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 224 का बन रहा है। 198 224 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस नीचे में हमें रखना है 102 का, 102 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल्स एनर्जी देखने मिला है ये अच्छा है। इनफैक्ट इट्स अ गुड बाइंग बाय ऑन डिप एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे, और बाय ऑन डिप करना ही चाहिए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल निफ्टी में और भी बढ़त हमें देखने मिलेगी बिकॉज 530 540 के लेवल स्पॉट में नजर आ रहे थे जो अचीव हुए, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 600 के लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए एक दो दिन में, या तो एक्सपायरी तक तो देखने मिल ही जाएगा थर्सडे तक। सो इसीलिए 14,450 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ये है आपके निफ्टी में 14,450 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 150 रुपए में और लगाइए 102 का स्टॉप लॉस। 198 और 224 के टारगेट के लिए जय की राय खरीदारी की तरफ निफ्टी में बुलिश पॉजिटिव व्यू बनाकर चले। आइए बढ़ते आगे बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं राकेश जी। अनिल जी खरीदारी की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, BEL पर खरीदारी की राय है। कल के हाइस के ऊपर निकला है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 127.50, 127 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक है चार्ट कॉर्नर पे। टारगेट है 132 पहला, 134 दूसरा। BEL यहां पर खरीदारी करने की राय है कुणाल बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी तो साथ में ही है, तो यहां पर एक एक्शन तेजी का आप बनाकर चल सकते हैं। अगला बिगुल है किरण जी के लिए। किरण जी तैयार है, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी इंश्योरेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स फायर हो रहे हैं और अभी मुझे लगता है HDFC लाइफ में नई एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो HDFC लाइफ में खरीदारी करने की सलाह है। ये पोजिशनल मूव देखने को मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस 702 का रखना चाहिए, 706 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 726 738, ये 2 से 3 दिन के टारगेट्स के लिए ये लॉन्ग पोजिशंस लेने की सलाह होगी। ओके, तो 722 738 के टारगेट के लिए करें खरीदारी HDFC लाइफ। सारे इंश्योरेंस कंपनियों में है दमदार एक्शन। दमदार एक्शन एक और स्टॉक में बता रहे हैं सचिन जी बिगुल के बाद। बताएं सचिन जी। अनिल जी स्टॉक कॉमन है, स्टॉक का नाम HDFC लाइफ ही है। जिस तरीके से इसने 700 का एक जो बैरियर था वो ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है 730 के पहले कोई बड़ा हर्डल नहीं है काउंटर में। सो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 699 के आसपास का फ्यूचर्स में। फर्स्ट टारगेट या फिर एक ही टारगेट में दूंगा इनफैक्ट अराउंड 730 के आसपास का। इसके पहले कोई बड़ा हर्डल नहीं है, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में ही ये पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव हो जानी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय सचिन जी की तरफ से भी। HDFC लाइफ में ही खरीदारी की। किरण जी और सचिन जी दोनों एक ही स्टॉक पर बराबर हैं बुलिश। लेकिन आइए अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष हैं तैयार। तो बड़ा सवाल तो आशीष यही है कि क्या सेल एक ही दिन के लिए बाहर आया था घूमने फिरने के लिए, या सेल 2-3 दिनों की लंबी चलेगी? अनिल जी बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ एक दिन के लिए बाहर आया था और अब जो पोजीशंस देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 145% के आसपास हो गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। निश्चित है कि सिर्फ एक ही दिन के लिए आया था, इसकी तो री एंट्री होना पक्का ही है। अनिल जी तो सेल तो आ ही रहा है बैन में फिर से,
और बाकी के जो दो स्टॉक है सन टीवी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इनमें से भी कोई बाहर नहीं आ रहा। सन टीवी की करीब 87% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल 86% के आसपास चल रहा है। लेकिन शॉकिंग है कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर देखिए करीब 97% आ गई। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है, हो सकता है कि बाजार बंद होते हुए यहाँ पर पोजीशन जो है थोड़ी सी हल्की हो। कैनरा बैंक एक और स्टॉक होगा जिसकी एंट्री हो सकती है, करीब 105% होगी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी सेल और कैनरा बैंक ये तो पक्का है कि दो स्टॉक बैन में वापस आएंगे। बाकी सन टीवी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। सन टीवी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये बने रहेंगे। कैनरा बैंक कैडिला बॉर्डर पे है, आ भी सकते हैं ना भी आए। वैसे चांसेस तो लग रहे हैं कैनरा बैंक आना चाहिए, और ये दोनों तो बाहर आने वाले नहीं। 87 और 86% पे इनकी कोई एंट्री एग्जिट होने की कोई चांस है नहीं। आइए जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, कोटक बैंक में रिस्क लोड बहुत ही बढ़िया है। इसका 1760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए। अभी 20 रुपए 50 पैसे 20 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिस्क लोड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छा है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 11 रुपए पर। सो अनिल जी, हम देखेंगे तो करीब करीब 9 साढ़े 9 रुपए का एक रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन डबल हो सकता है यहाँ पे। तो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 40 का, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 52 का। 40 एंड 52 ये दो टारगेट्स के लिए कोटक बैंक का 1760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। रीजन ये अनिल जी कि ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में अच्छा एक मोमेंटम अपवर्ड देखने मिल रहा है। आईसीआईसीआई देयर आफ्टर एक्सिस का रिजल्ट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक में जो हिसाब से एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बॉटम पर बन गई है, उसके बाद जो हिसाब से एक मूव आना चाहिए उतना मूव आया नहीं है। यहाँ से और देखने मिलेगा। करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब 1820 तक के लेवल हमें एक्सपायरी तक देखने मिल सकते हैं। ओके, तो कोटक बैंक इस पर खरीदारी करिए। ऑप्शंस के जरिए जय की राय है 1760 का कॉल आप खरीद कर चल सकते हैं। थोड़ी देर पहले सचिन जी ने भी यहां पर खरीदारी की राय दी थी 1800 के टारगेट के लिए। तो ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड है, फ्यूचर्स में चाहे तो वहां पर भी खरीद सकते हैं। आखिरी 10 मिनट है बाकी ट्रेड के। चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक मूड माहौल है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सपाट था, वहां से थोड़ा बढ़ा है, 20-22 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली सी गिरावट दिखा रहे हैं। यूरोप में एकदम सपाट कारोबार हो रहा है, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार वहां पर होते दिख रहा है। कच्चे तेल में आज फिर से गिरावट आई है। एक दिन की रिलीफ रैली के बाद कच्चा तेल आज फिर से फिसला है। ब्रेंट 65 के नीचे है और नाइमेक्स भी अब 61 के करीब आते हुए दिख रहा है। रुपए ने आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो ग्लोबल क्यूज माइल्डली पॉजिटिव या कह सकते हैं कि एकदम स्टेबल दिख रही है। सर बताएं क्या करके जाएं हम। दीप देखिए, अभी हम बंद हो रहे हैं 14,500 के आसपास। तो ये ऐसा है ना, ये बॉर्डर ऊपर वाले बॉर्डर के बेहद नजदीक बंद हो रहे हैं। तो ये मेक और ब्रेक वाला मामला है। देखिए, जब आप 14,250 14,300 के नजदीक बंद होते हैं, ऐसा लगता है कि कल नीचे टूट जाएंगे, और 14,500 के ऊपर बंद होते के आसपास बंद होते हैं, ऐसा लगता है कल ऊपर पार करके भाग जाएंगे। मेरा ये मानना है कि स्टेटस को बनाए रखें। अभी भी रेंज बाउंड मार्केट है, न कोई बहुत बड़ी तेजी न कोई बहुत बड़ी मंदी के सौदे। मार्केट हल्के हो गए थे, लोग एक्सेस मंदी सोचकर या खराब सोचकर शुक्रवार को गए थे, तो आज तेजी हो गई। आज पॉजिटिव होने का वक्त है, लेकिन और ऑप्टिमिस्टिक नहीं। तो फ्रेश तेजी करने के लिए कल सुबह देखेंगे 14,600 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा, 14,200 के नीचे बड़ा डाउन नीचे आएगा, 14,300 के नीचे बंद होने पर खराबी होगी, 14,500 के ऊपर बंद होने पर अच्छा होगा। तो आप एकदम बॉर्डर पर 14,500 पर बंद हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार वेट एंड वॉच। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी। आपकी अगर तेजी की पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक्स में आप तेजी में बिल्कुल रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स में 32,000 32,500 ये रेंज दिख रही है, 32,600 मान ले, 31,900 32,600। तो बैंक निफ्टी भी उसके बीचों बीच में बंद हो रहा है। तो यहाँ कुछ करने जैसा है नहीं। अगर आपकी पोजीशन है तो एक आउट ऑफ द मनी का पुट या कॉल खरीद कर जरूर जाएं। सपोज आपका स्पेशली तेजी की पोजीशन है
तो आपको आउट ऑफ द मनी का पुट जरूर खरीदना चाहिए। जैसे आप 14,500 पर बंद हो रहे हैं, 14,300 का पुट ले लीजिए, ज्यादा प्रीमियम नहीं लगेगी, मंथली सीरीज है लेकिन आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। बैंक निफ्टी है तो 31,500 का पुट ले लीजिए, ज्यादा प्रीमियम नहीं लगेगी लेकिन आपके लिए प्रोटेक्शन है। तो कभी कहीं गलती से कोई खराब खबर आ जाए और उसके लिए गैप से खुले तो पुट आपको प्रोटेक्शन देगा। और अगर आप लॉन्ग साइड पर हैं तो 14,600 का एक कॉल बेच सकते हैं, 14,700 का बेच दीजिए अगर रिस्क कम रखनी है तो। बैंक निफ्टी पे है तो आप 32,500 या 33,000 का एक कॉल बेच सकते हैं। तो आप अपना हेजिंग करके जरूर चलें, इतना ध्यान में रखें, बस सिंपल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक जो आपकी पोजीशन है तेजी की है, बिल्कुल होल्ड करिए, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। इंडेक्स में न्यूट्रल होके जाइए। ओके, इंडेक्स में न्यूट्रल होके जाइए, ये क्लियर स्ट्रैटेजी आ रही है अनिल जी की तरफ से। स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो वो आप होल्ड करके चल सकते हैं, कोई वहां पर परेशानी नहीं है। पर अगर होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स पर पोजीशन तो हेज जरूर करना जरूरी है, ये आपको लगातार अनिल जी कहते हैं। क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ और स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं। ट्रेंड पर अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है, एक स्पाइक आ रहा है काउंटर पर, 780 के लेवल को ट्रेंड ने क्रॉस किया है। सचिन जी 2-3 दिन पहले, बल्कि फ्राइडे के मेरे को याद है आपसे बात हो रही थी, ट्रेंड पर आपने खरीदारी की राय दी थी। अभी एक जो मूव आ रहा है, क्या BTST बनता है इस पर? डेफिनेटली बन सकता है दीपांशु। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में हमने जो टारगेट दिए थे 790 के, तो लगभग उसके आसपास के स्विंग बने थे। पर जिस तरीके से अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंट है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन अभी भी शेप अप हो रही है, मुझे लग रहा है 765 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम जारी रह सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 805 के आसपास, मुझे लग रहा है इमीडिएटली वहाँ तक तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। बट पोजिशनली लगभग अराउंड 840-845 तक ये पुल बैक रैली एक्सटेंड होने की क्षमता रखता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर और फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करनी चाहिए 765 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। 805 होगा इमीडिएट टारगेट एंड 840 होगा एक पोजिशनल टारगेट। ओके, तो 840 है इसका पोजिशनल टारगेट, नजर रखिए इस पर भी मूव बढ़िया आती हुई दिख रही है। एक काउंटर और जहां पर आपको रखनी है नजर, न्यूरेका जब से लिस्ट हुआ है तब से दमदार एक्शन में रहा है। 400 का इशू प्राइस था, उसके हिसाब से देखिए फिलहाल 1350 के लेवल पर ये काउंटर फिलहाल आपको आते हुए दिख रहा है। क्यों आई है इतनी बड़ी तेजी न्यूरेका में, और अब वैल्यूएशंस के लिहाज से स्टॉक पर कैसा व्यू बन रहा है, आइए एक बार देवांशी से जान लेते हैं। देवांशी बताइए न्यूरेका क्या चल रहा है इसमें? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए पिछले एक महीने में अगर आप इस स्टॉक को देखें तो करीब 120% से ज़्यादा के मूवमेंट ऑलरेडी ये स्टॉक बता चुका है। और इसकी फंडामेंटल रीज़न यही है कि जो प्रोडक्ट्स की बिक्री ये कंपनी करती है, जो ऑक्सीमीटर हम देखते हैं उसकी बिक्री करती है, साथ ही थर्मोमीटर की बिक्री करती है, तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कोविड-19 में यूज़ होते हैं। और अब हम देखते हैं धीरे धीरे हर घर में ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बिक्री होती हुई दिख रही है। और इसी के चलते जो सेकेंड वेव इतनी तेज़ी से आता हुआ दिखा था कोविड का, तो इनकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री तेजी से बढ़ती हुई दिखी। इनका मार्केट शेयर भी काफ़ी था, धीरे धीरे इनका मार्केट शेयर बढ़ाने की भी योजना थी। तो कुल मिला के इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि पहली छमाही में इतने ज़्यादा मूव्स जो हैं वो न्यूरेका में आते हुए दिखा। हाल ही में ये जो कंपनी है वो लिस्ट होती हुई दिखी थी, लेकिन आप देखिए जिस तरह से इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी इस पिछले एक महीने में तेज़ी से बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर आप इनकी आय पर नज़र करें तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि FY20 में ये करीब 100 करोड़ तक की आय थी इनकी, लेकिन अगर आप पहली छमाही की बात करें तो 122 करोड़ की आय ऑलरेडी कंपनी ने बुक की थी। माना जा रहा है कि अब क्योंकि इनकी जो बिक्री वो काफ़ी बड़ी है तो आने वाले समय में इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मुनाफे की भी बात करें तो FY20 में करीब 6 करोड़ का मुनाफा था, लेकिन पहली छमाही में कंपनी ने करीब 35 करोड़ का मुनाफा बुक किया था। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा गेन्स ऑलरेडी आ चुके हैं और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप वैसे ही रन रेट में अगर आप देखते हैं तो वैल्यूएशन सब काफ़ी हाई लग रहे हैं और ये चिंता की बात होती हुई दिख रही है। आप देखिए अगर इशू प्राइस पर आप इसका पी देखते हैं तो करीब 5.5 के आसपास आता है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी वो करीब 18 के आसपास आती हुई दिख रही थी। माफ़ कीजिए तब 17 के आसपास थी, लेकिन अगर आप अब देखते हैं तो हम देख रहे हैं करीब 18-19 के आसपास इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू आती हुई दिख रही है। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग की भी बात करें तो उसमें भी एक शार्प अप मूव ऑलरेडी आ चुका है, करीब 5.6 के आसपास पहुंच चुका है। तो अब ये देखना होगा कि अगर इसी रन रेट के हिसाब से
इस कंपनी ने फाइनेंशियल्स पोस्ट किए हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं, पैच है, वो इसी रन रेट के हिसाब से बढ़ते हैं, तो भी क्या इस वैल्यूएशन पर ये स्टॉक इन लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ दिखेगा या नहीं, क्योंकि लगातार कई दिनों से अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है 5% का, और 123-124% तक का अपमूव ऑलरेडी ये स्टॉक बता चुका है। बिल्कुल, तो जब आईपीओ आया था उसके बाद से जबकि लिस्टिंग हुई है और अब जो वैल्यूएशंस हैं तीनों लिहाज से देखें तो काफ़ी ऑलरेडी एक शार्प अपमूव आ चुका है। ट्रेड का तो मौका नहीं मिलेगा। अविनाश जी, कोई राय इस काउंटर पर, जिस तरह से लिस्टिंग के बाद और स्पेशली कोरोना काल में इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है, अब इन वैल्यूएशंस पर क्या राय बनती है सर? 1350 पर न्यूरेका। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु आईपीओ में जिन्होंने भी पैसा लगाया बहुत अच्छा रिटर्न इनको मिला है, लेकिन फ्रेश निवेश के लिए मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये एक इवेंट ड्रिवन बिजनेस है। कोविड जब तक जोर में चलेगा तब तक इनके प्रोडक्ट्स चलेंगे, और मुझे लग रहा है कि शेयर बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी भाग चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। हालांकि नंबर्स चौथी तिमाही के काफ़ी अच्छे आएंगे, पर आगे का रोड मैप क्लियरली डिपेंडेंट है कि कोविड रिलेटेड सेल्स कितने सस्टेन होते हैं, और ये कहना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मैं इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूँगा। बिल्कुल, फ्रेश खरीदारी इस लेवल पर रेकमेंड नहीं की जाएगी। न्यूरेका नजर रखिए, हालांकि आईपीओ के बाद से जबरदस्त एक्शन दिखा चुका है। नजर रखिए कैस्ट्रॉल पर, बस क्लोजिंग से पहले ही इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, और फ्राइडे को हमने बताया था नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। मुनाफा इनका 240 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 200 करोड़ का था, तो अनुमान से भी काफी बेहतर मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है। 2.5% ऊपर है ये काउंटर इस समय ट्रेड में, तो मजबूत आंकड़ा जहां तक मुनाफे का सवाल है हमारे अनुमान के हिसाब से, अगर आप इसको कंपेयर करें तो। और पिछले साल इसी तिमाही में 125 करोड़ रुपए का इनका मुनाफा आया था। तिमाही दर तिमाही भी देखें तो 187 करोड़ के मुकाबले, तो बहुत ही बढ़िया मुनाफे का आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। आय की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 40% का उछाल आपने वहां पर भी देखा है। 688 करोड़ से बढ़कर आय इनकी आई है 1138 करोड़ के आसपास की, तो वहां पर भी एक बढ़िया फिगर आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक कंपनी के नतीजों का सवाल है। कैस्ट्रॉल जबरदस्त नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं, और हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी इस स्टॉक के बारे में बताया था। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और आप देख रहे हैं 14,500 से थोड़ा नीचे निफ्टी की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। 32,250 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है। 250 पॉइंट की 550 पॉइंट्स की तेजी आपको आज बैंक निफ्टी पर आती हुई दिखी है। सेल, अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी। ट्रिपल डिजिट स्टॉक आज बनते हुए 100 के लेवल्स पर क्लोज कर रहा है। वायदा कारोबार का टॉप गेनर 7.5% यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखा है, पर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक यहां पर रहा है जबरदस्त एक्शन, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को ही इस काउंटर ने सहारा दिया है। नतीजों से पहले एचडीएफसी लाइफ डे हाई पर क्लोज होते हुए दिख रहा है, लगभग 3% का उछाल वहां पर। ऑटो काउंटर्स में आज थोड़ा सा बाउंस बैक आपको आते हुए दिखा। नजर रखिए आइशर, अशोक लेलैंड दोनों काउंटर पर पॉजिटिव एक्शन, बट कल नतीजों से पहले मारुति एकदम सपाट बंद हो रहा है। बजाज ऑटो 2% ऊपर ये काउंटर भी रहा। प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक पर भी अच्छी मूव आती हुई दिखी। टाटा स्टील यहां पर आप देख रहे हैं 950 के करीब स्टॉक दिख रहा है। एचयूएल से भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखा। टीवीएस मोटर्स कल नतीजों से पहले पॉजिटिव। कैनरा बैंक और कैनफिन होम्स यहां पर भी खरीदारी। पिडलाइट, अंबुजा सीमेंट, एनएमडीसी, आरती इंडस्ट्रीज ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर मूवमेंट दिखा। पर नतीजों के बाद एमएनएम फाइनेंस 9.5% टूटा, इंटरडे में 10% से ज्यादा की गिरावट रही, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये भी 3.5% से ज्यादा टूटते हुए दिखा। डाबर ब्रिटानिया यहां पर था प्रेशर, सिप्ला में थी मुनाफा वसूली। ऑरो फार्मा, डॉक्टर लाल यहां पर गिरावट आपको आती दिखी। ग्रैन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन यहां पर भी प्रेशर था। अपोलो हॉस्पिटल्स, भारत फोर्ज, ग्लेनमार्क, कोफोर्ज ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर वीकनेस आती हुई दिखी। बट ऑल इन ऑल अनिल जी आपने कहा था, हम जो आज सुबह बात कर रहे थे कि मंडे का ट्रेंड एक तो पिछले 3 महीने का रहा है गिरावट का, वो बाजार ने ब्रेक करा, और आपने कहा था कि अच्छी मूव आनी चाहिए। 1% ऊपर निफ्टी और 0.25% की तेजी बैंक निफ्टी पर भी आती हुई, तो वो मंडे का जो जिंक्स था वो बाजार ने ब्रेक करा सर।
बिल्कुल दीप, और मूव बड़ा जो 1.5-2% का मानते हैं वो आप आज बैंक निफ्टी से ही गिनी, क्योंकि सुबह से हम यही बात कर रहे थे कि लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही आएगी तेजी की भी। आप वहीं पर फोकस कीजिए। बैंक निफ्टी 0.25% का, तो हर मंडे बड़े एक्शन के लिए हम तैयार रहते हैं, आज भी हुआ है। और अच्छी बात है कि मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत हमने दमदार की है। जो आमतौर पर ट्रेंड रहता है कि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता जिस तरह से शुरुआत करता है उस तरह का एक्शन थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखता है। चलिए आइए शो का समापन करें, उससे पहले थोड़ा मूड माहौल ठीक किया जाए। बाजार ने तो अपनी तरफ से किया ही है, लेकिन बाजार के अलावा भी आपको देखना समझना ये जरूरी है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अच्छा हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोविड की तमाम नेगेटिव खबरों के बीच में कुछ अच्छी खबरें भी है आपके लिए। मुंबई में 4 नए जंबो कोविड सेंटर खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, मई के अंत तक ये सारे के सारे ऑपरेशनल हो जाएंगे। कांजूर मार्ग में 2000 बेड्स का एक जंबो कोविड सेंटर खुलने वाला है, जिसमें 200 आईसीयू वाले बेड्स होंगे। मलाड में इतना ही बड़ा एक और खुलने की तैयारी में है। इसके अलावा साइन के सोमैया हॉस्पिटल में 1000 बेड का एक नया जंबो कोविड सेंटर खुलने की तैयारी में, जहां 100 आईसीयू बेड होंगे। और महालक्ष्मी रेस कोर्स जो मुंबई के बीचों बीच हार्ट में इतनी बड़ी खुली जगह है, उसे भी वहां पर इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। वहां पर 300 बेड का एक जंबो कोविड सेंटर होगा, जिसमें से 200 बेड आईसीयू के होंगे, यानी कि 5300 एडिशनल बेड मिलने जा रहे हैं, जिसमें से 800 आईसीयू बेड होंगे। तो मुंबई की कोविड की महामारी को देखते हुए जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कुछ एक्शन हो रहा है। ऐसे ही एक्शन चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे दवाओं के प्रोडक्शन को लेकर हो। इस महीने के अंत तक रेमडेसिविर का 3 लाख वायल्स का प्रोडक्शन हर दिन होने की तैयारी में। तो आई थिंक जो बड़ी बात है वो ये कि अगले 5-7 दिन हमें निकालने हैं सावधानी के साथ। जिन लोगों को ऑलरेडी वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, उनके लिए तो हमारी शुभकामनाएं हैं ही, और उन्हें जल्दी से जल्दी हेल्थ सर्विसेज और सारा इलाज मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग भगवान की दया से अब तक नहीं आए, उन्हें हफ्ते भर आप जैसे तैसे करके किसी न किसी तरह से निकाल लें। शायद 3-4 दिनों में सिचुएशन काफ़ी बेहतर होती हुई दिखेगी। इलाज के लिहाज से, ऑक्सीजन के लिहाज से, दवाओं के लिहाज से, बेड्स के लिहाज से, अस्पताल के लिहाज से ये जो प्रयास हो रहे हैं वो भी अच्छे हैं। और इस बीच एक आंकड़ा और दीप देखना चाहिए, वो है मुंबई में घटते हुए आंकड़े। आप मुंबई के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तेजी से मुंबई के आंकड़े घटे हैं। 4 अप्रैल को हमने सबसे ज्यादा आंकड़े मुंबई में देखे, 11,163। 11,000 से ज्यादा का आंकड़ा अब तक का हाईएस्ट है 4 अप्रैल का। उसके बाद सिर्फ बीच में एक आध दिन छोड़ दें, 1-2 दिन, अदरवाइज लगातार ये आंकड़े घटते नजर आ रहे हैं। और जो 25 तारीख का यानी कि आज का आंकड़ा है वो 5,542, अप्रैल महीने का सबसे छोटा आंकड़ा है। ये एक राहत की बात है। मुंबई में अप्रैल महीने का जो 24 तारीख को यानी कि कल संडे का आंकड़ा आया था वो 5,888 का था। आज का जो आंकड़ा है वो 5,542 का है। तो आप सोचिए 4 अप्रैल से लेकर आज हम 26 अप्रैल को आधे केसेस रह गए। और सबसे बढ़िया बात है कि रिकवरी होकर जितने केसेस डिस्चार्ज हो रहे हैं वो ज्यादा है, नए आ रहे हैं वो कम है। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो दबाव डॉक्टर्स पर, पूरे मेडिकल स्टाफ पर, हमारी मेडिकल सर्विसेज पर पिछले 15-20 दिनों में जबरदस्त बना है, वो थोड़ा कम होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगा, अभी भी केसेस हैं, 5,000 केसेस हैं, 5,500 केसेस है, कम नहीं है। तो इससे मतलब ये निकाला जाना चाहिए, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस मुंबई और महाराष्ट्र ने लगाने शुरू किए। सबसे पहले हालात यहाँ बिगड़े थे और जैसे ही रेस्ट्रिक्शन लगाए उसका असर आप इन कम होते हुए आंकड़ों में देख रहे हैं। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है। आइए इस बीच जल्दी से मैं आपको बाजार बंद होने का बाद का एक्शन बताऊं दीप, तब तक आप एक बार पहले HDFC लाइफ के जो नतीजे आ रहे हैं एक बार हमारे दर्शकों को नतीजे बता दें, उसके बाद मैं बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बताता हूं। बिल्कुल सर, थोड़े मिले जुले से नतीजे दिख रहे हैं सर, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था 350 करोड़ के मुनाफे का, उसके मुकाबले 318 करोड़ का मुनाफा आया है। तो थोड़ा मुनाफा हमारे अनुमान से कम है। कंपैरिजन है 312 करोड़ के मुनाफे का, तो एकदम सपाट रहा है जहां तक मुनाफे की बढ़त है कंपनी की। पर इसके साथ ही जो नेट प्रीमियम इनकम की बात करें, ये हमारे अनुमान से थोड़ी अच्छी आई है। 1287 करोड़ की ये नेट प्रीमियम, 12,287 करोड़ के नेट प्रीमियम इनकम आपको आती हुई दिख रही है। हमारा अनुमान था सर 12,120 करोड़ का, तो वहां से अच्छी आई है। और अगर आप कंपैरिजन करें तो 10,464 करोड़ के मुकाबले, तो वहां से भी अच्छी बढ़त नेट प्रीमियम इनकम में आपको आती हुई दिखी है। तो ये एक अच्छी बात है जहां तक नेट प्रीमियम इनकम का सवाल है, जो एक की मेट्रिक है। पर मुनाफा थोड़ा अनुमान से कम रहा है। इसके अलावा अगर आप
आप इनके और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखें सर, तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स में अच्छी बढ़त देखी है, रिन्यूअल प्रीमियम्स में भी आपने अच्छी बढ़त कंपनी के लिए आती हुई देखी है। तो थोड़े मिले जुले नतीजे हैं, बट जो नेट प्रीमियम इनकम की ग्रोथ है वो डेफिनेटली अनुमान से काफी अच्छी आती हुई दिखी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। एक प्रोविजन फॉर टैक्सेस करके इन्होंने जो फैक्टर दिया है वहां पर हमने एक बड़ा ही बढ़त देखी हुई है, तो शायद उसका थोड़ा मुनाफे पर इम्पैक्ट जरूर आपको आते हुए दिखा है। बट ओवरऑल थोड़े मिले जुले नतीजे हैं सर, बट नेट प्रीमियम इनकम में अच्छी बढ़त है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए नतीजे। और एचडीएफसी लाइफ पर आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स बुलिश होते हुए दिखे हैं। सचिन जी भी, किरण जी भी। देखते हैं कल किस तरह का एक्शन इस स्टॉक में होता है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय तो रही है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दूं। उससे पहले फाइनल क्लोजिंग भी आ चुकी है। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है 143 अंक मजबूत 14,485 के आसपास। 552 अंकों की शानदार तेजी निफ्टी बैंक में 0.2% ऊपर 32,275। और सेंसेक्स 508 अंक मजबूत 1% ऊपर बंद होता हुआ।